आज मेरे साथ स्मॉल बिग विंस की बातचीत में है सुमन जी। सुमन जी ने मेंस्ट्रुएशन के संदर्भ में बहुत गहरा और महत्वपूर्ण काम किया है। हिंदी में हम मेंस्ट्रुएशन को मासिक धर्म या रजोधर्म भी कहते हैं। जो काम इन्होंने किया है वो हमारे बीच प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो शायद है इसके पीछे की 20 साल की संघर्ष, और सुमन जी जो इस काम को अंजाम देना चाहती हैं। वे एक ऑनररी डॉक्टरेट हैं, एक ऑनररी प्रोफेसर हैं, और हाल ही में वह गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड से भी सुसज्जित हुई हैं। सुमन जी, आज आप हमारे बीच में हैं। मैं इसे पर्सनली नवरात्रों का प्रसाद समझता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपके जीवन के कुछ दिन जो घर, स्कूल, कॉलेज की बातों से प्रभावित हुए हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनका प्रभाव आप पे बहुत गहरा पड़ा है, और फिर आपके विवाह की और आपके विवाहित जीवन की बातों से। पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया, और जैसा कि आपने बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कर दी कि आप इसे नवरात्रों का प्रसाद समझ रहे, जबकि नवरात्रों में इस बारे में या इस टॉपिक पे कोई बात करना भी जरूरी नहीं समझता, अशुभ मानते हैं, या मतलब हम लोग इसे इस बारे में बात करके अशुद्ध हो जाते हैं, यानी हम पूजा के लायक भी नहीं रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई मेल इस बारे में हमारे साथ बात कर रहा है कि ये उसके लिए प्रसाद के रूप में है, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत मैं आपसे जो कर रही हूँ वो कि मैं एक दिल्ली की रहने वाली हूँ, नई दिल्ली लाजपत नगर 4 की मैं लड़की हूँ। 20 साल पहले मेरी शादी हापुड़ से भी 10 किलोमीटर आगे एक बैकवर्ड एरिया पड़ता है, गांव काठी खेड़ा में हुई। शादी मेरी मर्जी से हुई थी। उस समय मेरी एज मुश्किल से 17 साल रही होगी। मैं 10th में पढ़ती थी, एग्जाम दिया, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। रिजल्ट बाद में आया था 10th का। तब शादी होने के बाद मेरा रिजल्ट आया। जाति से हम गुर्जर जाति से बिलोंग करती हूँ, जिस जाति में आज भी शायद औरतों को बात करने का या बाहर निकलने का या अपनी इच्छाएं जाहिर करने का आज भी परमिशन नहीं है। तो 20 साल पहले क्या कंडीशन रही होगी आप सोच सकते हैं कि बस इतना ही हम लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं कि उनकी शादी ठीक ठाक घर में हो जाए। सेम मेरे साथ था कि मुझे भी शायद कुछ बनना था, बट क्या बनना था वो मेरे साथ क्लियर नहीं था, बट सिर्फ शादी नहीं करनी थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ी। फिर उसके बाद किसी भी चीज के लिए परमिशन लेने के लिए कि अगर हमें तो छोटी भी चीज के हमें कहीं जाना है, या हमें ये वाला ड्रेस लेना है, या कुछ भी एक नई चीज लेनी है, तो मम्मी का पहला सवाल होता था शादी के बाद जो कुछ करना है ना बेटा, शादी के बाद करना, तुम्हारे अपने घर में करना। शादी से पहले हम ये नहीं कर सकते हैं, शादी से पहले वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना, यानी सारी बातें टिक गई शादी के ऊपर। मुझे लगा पहले शादी कर लेते हैं, फिर ही सारी इच्छाएं जाहिर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग काम करते हैं। उस समय जो एज थी उसके हिसाब से मुझे लगा शादी करके फिर हम लोग अपने सारे काम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टिफिकेट हमारे पास लीगल होगा कि शादी के बाद हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। एयर होस्टेस का था मुझे कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहिए थी। 5'3" मेरी हाइट है, और इंडियन एयरलाइन में मैंने ट्राई भी किया चुपचाप अपने घर से। कुल मिला के हो भी गया सेटिंग वेटिंग से। मेरी फ्रेंड के फादर थे, बट वहीं के जो सोच होती है कि चाहे आप फ्लाइट में जाएं या बस में रहेंगे तो कंडक्टर ही ना, इसलिए जॉब नहीं करनी है शादी के बाद जॉब। अब एयरलाइन की जॉब उस समय आप शादी नहीं कर सकते हैं, उनका भी एक बाउंडेशन था। तो फिर टोटल मिला के वही माइंड सेट हो गया कि पहले हम लोग अपनी शादी कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। तो मैं जब 10th में थी तो मेरी शादी हो गई। बड़ी शौक से मैंने शादी की कि शादी के बाद हम अपने हर काम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद तो लाइफ और भी मुश्किल हो गई। कि मूवी में देखते थे कि काजोल आई है वहां से, अमेरिका से या लंदन से आई थी, वो गांव में पंजाब में रही, वो पीले पीले सरसों के खेत, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ओरिजिनल में क्या था वो जब यहाँ के मैंने देखा,
बहुत मुश्किल लाइफ थी। मतलब औरतों के लिए कुछ था ही नहीं, मतलब गाय भैंसों के लिए जगह थी, औरतों के लिए वो भी नहीं। हम लोग लड़ाई करते हैं टॉयलेट के लिए कि भाई एक टॉयलेट होना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए होना चाहिए, ये हमारी फैसिलिटीज नहीं है, ये हमारी जरूरतें हैं। अभी आप इस वक्त हापुड़ में हैं? हाँ, इस समय सर मेरा घर हापुड़ में ही है। मैं अभी मेन सिटी में रह रही हूँ, मतलब हापुड़ शहरी क्षेत्र में मैं हूँ। हाँ। मेरा ससुराल जो है वो गांव में है। कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब बच्चों की पढ़ाई को लेके। मैं खुद एनजीओ में काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड बैंक में काम करते हैं। हम रात को सोने के लिए सिर्फ घर जाते थे, अच्छा। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं है। तो 8 बजे के बाद लोग सोना पसंद करते हैं, सर्दियों में तो और भी जल्दी सो जाते हैं। तो क्या होता है ना, सुनसान एरिया होता है, मतलब गांव के शहर के बीच में छोटा सा जंगल, मतलब खेती का जो रास्ता होता है वो बहुत ना छोटा रास्ता है। आसपास बड़े बड़े गन्ने होते हैं या भैंस का जो भी चारा वारा होते हैं। तो उसमें से निकल के लोग ना चोरी चकारी डकैती मर्डर रेप वो सब कुछ होता है 8 बजे के बाद। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए थोड़ा रिस्की होता है। कई वारदात हो चुकी थी यहाँ पे, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। तो हमें लगा जान है तो जान है, बेहतर फिर हम लोग शहर में आके हम यहाँ पे हम लोगों ने रहना शुरू किया। मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पे रह रही हूँ शहर में, तो हम सबके लिए वही ठीक था। तो यहाँ का जो जीवन था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस जगह से आई थी वहां पे फैसिलिटीज तो थी, आजादी नहीं थी। मतलब अपनी इच्छा से काम करने की हमें आजादी नहीं थी, लेकिन फैसिलिटीज थी, कम से कम इंसान हमें वो लोग समझते थे। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं था। जो गाय भैंसे दूध देती हैं उनकी भी केयर होती है, लेकिन औरतों के लिए वो भी नहीं था। ना किचन, ना टॉयलेट, ना नहाने की जगह, ना मतलब अपना ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कहीं भी अपने लिए प्राइवेसी जहां हम महसूस कर सके, ऐसी कोई जगह नहीं। 2 कमरों में 15 लोग थे, उसमें से एक मंदिर का कमरा। अगर ऐसे में किसी को पीरियड है तो वो उस कमरे में नहीं जाएगा, तो सोचे फिर वो कहाँ जाएगा। गर्मी है तो एडजस्ट करे, लेकिन सर्दी में हम कहाँ जाए। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें पहले बहुत छोटी थी, मजाक लगता था, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है। फिर जब ये हम लोगों को मुझे जब ये फेस करना पड़ा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 6 महीने बाद मेरी लड़ाइयां घर में शुरू हो गई। मुझे टॉयलेट चाहिए। मैं सिर्फ एक जगह खाट खड़ी करके, खाट मतलब आप जानते होंगे 3 तरफा खुला रहे, वहां बैठ के मेरे बस की नहाना नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं कि लोग हमें गलत नजरों से देखें या फिर हमारे बारे में कोई भी गलत ओपिनियन दे, तो ये हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, उन लोगों की हम गलती नहीं बता रहे हैं। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें थी। तो यहाँ का जो मैंने माहौल नोटिस किया कि वो लोग इस तरीके से रच बस गए हैं कि शायद उन्हें मेरी बातें ही समझ में नहीं आ रही थी, या उनके वो ब्लड में शामिल था कि जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि ये ऐसा ही है, बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इन लोगों को भी ऐसे देखने की आदत पड़ गई है। तो उन सब चीजों से फिर मैंने शुरू किया। 2 साल बाद तो मतलब 2 साल बाद मैं 2 बच्चों की माँ थी। 20 साल की होते होते मेरे पास 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। फिर उसके बाद मैंने क्लियर अपने घर में बोला कि मैं ऐसे नहीं रह सकती। 2 ही तरीके हैं, या तो हम लोग यहाँ से शहर में जाके रहना शुरू कर दें, या फिर हम गांव में अपनी जरूरत का सामान हम मतलब करके रखें। जरूरत का सामान इन द सेंस के हमें एक टॉयलेट चाहिए, एक किचन चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं प्रॉपर घर। फिर वहां से भी आगे बढ़े तो हर औरत की तरह हाथ फैलाना पड़ता था हर चीज के लिए। पहले हस्बैंड से मांगो, फिर अपनी सास से मांगो, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा की भी गारंटी नहीं। तुम्हारी क्या जरूरतें हैं, जो घर में है उसी में एडजस्ट करो। ऐसा नहीं था कि किसी चीज की कमी थी, ऐसा था हमारे लिए नहीं था, मतलब औरतों के लिए नहीं होना। फिर मैंने एक ठोस डिसीजन लिया कि मैं हाथ, इसलिए मुझे जॉब करना है। क्योंकि एक बार घर में से किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया कि कमाओ तो पता चले कि पैसे कैसे खर्च किए। बड़ा चुभ गई मुझे बात कि कमाने का कोशिश किया तो आपने मुझे कमाने भी नहीं दिया, अभी नहीं कमा रही हूँ तो भी प्रॉब्लम वहीं का वहीं। तो अभी शादी हो गई, अब डिसीजन लेने का वक्त शायद यहाँ पर है। मेरे छोटे 2 बच्चे थे और मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉब करनी है, लेकिन मैंने सिर्फ कहा कि मुझे जॉब करनी है। सोचिए, परमाणु बम हमारे घर में आके फट गया।
अभी औरतों की कमाई खाएंगे, ऐसे दिन आ गए हैं हमारे, क्यों हम लोग तुझसे काम करवाएंगे, जरूरत क्या पड़ी है, मिल तो रहा है, बैठ के खाना भी नहीं आता है। तो वो सारी चीजें थी। फिर उसके बाद मैंने की क्वालिफिकेशन बहुत कम था, सिर्फ 10th पास, उससे आगे फैसिलिटीज नहीं मिली पढ़ने का। फिर तो बच्चे बहुत जल्दी थे, गांव की लड़ाइयों से और अपनी चीजों से फुर्सत मिले तो पढ़ाई के बारे में कोई सोचे, तो वो पढ़ाई कहीं पीछे छूट गई मेरी। फिर मैंने स्कूल में जाके बात किया। आज भी जिस जगह पे मैं रहती हूँ, हम आज भी पर्दा प्रथा के अंदर है। मैं आज भी मतलब अपना मुंह ढक के ही काम करती हूँ, आज भी, क्योंकि शायद आज भी मेरे ब्लड में है कि अगर हमारे सामने कोई बुजुर्ग है तो हम अपना मुंह ढक। मैंने अपने आप को ढका और मैं स्कूल पहुंची, क्योंकि ग्रामर मेरी अच्छी थी और यहाँ 6 से ABCD सिखाई जाती है, यानी अल्फाबेट 6 क्लास से बच्चों के पास आते हैं। तो अंधों में काना राजा मेरे पास था। फिर मैंने वहां से जॉब शुरू किया। मात्र 700 रुपए का था कि 700 रुपए वो मुझे देंगे, प्लस मेरे दोनों बच्चे वहीं पे फ्री में पढ़ेंगे। मेरे लिए एक बेनिफिट था। मैंने वहां से शुरू किया। सो मेरे हस्बैंड ने मेरा मतलब पूरा सपोर्ट किया कि अगर ये करना चाह रही है तो करने दो, क्योंकि घर में कुछ शांति रहेगी। रोज रोज लड़ाइयों से बेहतर है कि चलो ठीक है, 2-4 दिन करेगी, थक जाएगी, वापस आ जाएगी। 700 रुपए में कुछ नहीं होता है, इससे बहुत जल्दी अकल आ जाएगी। तो अगर अब अकल आ जाएगी ना, तो फिर दोबारा ये वाला काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे एक रास्ता मिल गया, वहां से मेरी पहली मंजिल शुरू हुई कि मैंने काम करना शुरू किया। पहली सैलरी जिस दिन मेरे हाथ में आई, मैं आपको मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड नहीं है कि वो नोट कैसे थे मेरे लिए। मतलब मैंने कितनी बार गिने होंगे कि ये मेरी पहली कदम। वहां से फिर मेरे कदम और मजबूत हो गए, मैं पीछे नहीं हटी, फिर मैं बढ़ती रही। वहां फिर मैंने नोटिस किया कि अक्सर स्कूल में लड़कियां गायब, रोज कोई ना कोई एक गायब, रोज कोई ना कोई सब सिलेबस पीछे छूट रहा है। कुछ टाइम बाद वो लड़की ड्रॉप आउट हो गई है। फिर उनके घर जाके मतलब स्कूल में जब इस बारे में हमने पता किया, जब हमने स्कूल में इस बारे में मैंने बात किया कि रोज कोई ना कोई लड़की यहाँ पर गायब हो जाती है, उसका कोई रीजन तो होगा। तो स्कूल वालों का सीधा कहना था, हम क्या कर सकते हैं जब माँ बाप नहीं भेजना पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस पर बहुत सारा डिबेट करने के बाद नतीजा निकला कि एक बार हमें जाकर उसके घर में पता करना चाहिए कि वो अगर आ नहीं रही है तो रीजन क्या है, तो कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर जब हमने घर घर जाके विजिट करना शुरू किया तो पता चला कि मेन रीजन, मतलब और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मेन रीजन था पीरियड टाइम में लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती है, क्योंकि चेंज करने का प्रॉब्लम होता है, बता नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं। पीरियड टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि पेन तो खैर हमें होता ही है, वो तो एक है ही। डिप्रेशन जैसी चीजें भी उस समय होती है क्योंकि बता नहीं सकते हैं। रोना, वॉमिटिंग आना, चिड़चिड़ाहट होना, अपने आप को टॉर्चर करना, बहुत सारी चीजें इसमें शुरू हो जाती है। सर में दर्द रहना। तो जब लड़कियां उसे फेस करती है और बता नहीं सकती हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ये लगता है कि स्कूल छोड़ दो इस समय पे ना, और अपने घर में चुपचाप रहो। क्योंकि माँ भी अपनी बेटी के साथ इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती कि जब पीरियड होगा, माइंड में अगर उनके पहले से किसी चीज को हम सेट करके रखें तो हमें उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब हमारे साथ अचानक होता है ना, तो हम उसके लिए शायद तैयार नहीं होते। तो ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था इस पे काम करने का, बट मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। फिर मैंने 4-5-6 लड़कियों से बात करना शुरू किया कि ऐसा होता है, ये होता है। तो लोगों को पैड नहीं पता था क्या होता है। मतलब लोग वही यूज करते थे, जैसा भी यूज कर रहे थे, उससे इन्फेक्शन कितना फैल रहा था, यूट्रस में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, गायनीज क्या होती है वो नहीं पता। झोला छाप डॉक्टर से गोली आती थी उस समय, अभी बैन है उसके ऊपर, हरे पत्ते की गोली, उसका नाम भी किसी को नहीं पता। सोचिए वो क्या है नहीं पता, बट 100 मर्ज का एक इलाज की हरे पत्ते की गोली खा लो और आप ठीक हो जाओगे। फिर इस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, कई साल लगे। उसके बाद नतीजा कई सालों बाद ही आया कि लोग आकर आगे से बात करना शुरू करने लगे। अच्छा लगता था, स्कूल वालों को पसंद आया। मुझे 4 साल हो गया था स्कूल में काम करते हुए। स्कूल वालों को पसंद आया कि लड़कियां और औरतें मेरे साथ जुड़कर काम कर रही थी, तो स्कूल वालों को बेनिफिट होता था कि लड़कियां आती हैं, होम ट्यूशन भी ले रही थी, बात भी करती हैं। तब कॉलेज में या स्कूल में लड़कियां आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, लड़कों से बेहतर थी हर चीज में।
तो वो उनको पसंद आता था। तो स्कूल में मैं एज अ रिसेप्शन की जॉब कर रही थी, मतलब मेरा भी प्रमोशन हो रहा था, सैलरी में भी और पोस्ट में भी, मतलब अपने गांव की एक मजबूत महिला के नाम से मैं जानी जा रही थी। लेकिन उस समय तक बात सिर्फ गांव में थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर होता क्या है कि जब हम एक चीज को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं ना, तो लोगों का सवाल ज्यादा हो जाते हैं। अभी लोगों के क्वेश्चंस ज्यादा थे मेरे साथ में, और मेरी जानकारी लिमिटेड थी। बस मैं मुझ में और उनमें इतना अंतर था कि मैं शहर से थी और वो गांव से थी। लेकिन एक टाइम के बाद मेरे पास उनके आंसर्स नहीं थे, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो थी नहीं, बस उनसे बेहतर थी, इसलिए थोड़े जवाब मेरे पास थे। लेकिन उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ये थी कि लोग जो उम्मीद मुझसे कर रहे थे मेरे पास वो नहीं था। फिर मैंने कांटेक्ट किया कि एक एनजीओ वहां पे काम करता था, वो अक्सर गांव में आके मीटिंग करते थे। मैं उनसे मिली, मैंने उन्हें बताया कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आइए, इसके बारे में आप काम कीजिए, जो भी था। फिर मैं उनसे जुड़ी। उनसे जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, बॉम्बे गई, शिमला में जाके मैंने गायनीज से बात किया, अपनी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। फिर मेरे लिए मुश्किलें पैदा शुरू हुई कि पीरियड कोई काम करने की चीज है, इस पर ही हम लोग बात क्यों करते हैं। क्योंकि अब सवाल ये था कि औरतों को ये लगने लगा था, खासकर लड़कियों को, कि वो पीरियड टाइम में ड्रॉप आउट नहीं करेंगी, प्लस उन्हें इससे आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी। अभी गांव में 8वीं तक का स्कूल था, कोई ओपन से करा दे तो सिर्फ 10वीं तक का, उसके बाद आपको शहर जाके पढ़ना पड़ेगा। अब अगर किसी भी लड़की को शहर जाना है तो घर से परमिशन चाहिए, पैसे भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, घर का काम भी छोड़ना पड़ेगा। तो वो वाला बवंडर था कि ये तो ज्यादा जागरूक करना शुरू कर दिया, लड़कियों को तो शहर जाने की बात कर रही हैं, प्लस पैसे मांग रही हैं। तो अभी ज्यादा जागरूक हो गए, क्योंकि सोच पीरियड को लेकर वही थी कि हमें 8वीं पास करनी और अपने घर में रहना है। लेकिन अभी वो बीमारी खत्म थी उनकी, अब वो उससे आगे सोच रही थी। अभी अगर किसी औरत ने कहा कि उसको गांव के डॉक्टर से दवाई नहीं लेना है, पीरियड टाइम में कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, तो उसकी फीस भी आप 500 रुपए मान के चले तो गांव वालों के लिए खर्चा आ गया। ये तो मतलब एक मुसीबत पड़ गई ना उनके ऊपर। तो टारगेट कौन था? सिर्फ मैं। अब मेरे लिए मुसीबत ये थी कि अगर किसी भी औरत से बात करो तो वो सीधा बोलते थे, बहन जी आप तो आए हैं घर से, गाँव से, मतलब शहर से, और हम हैं सिंपल लोग, हम इतना नहीं कमाते हैं कि लोगों को फ्री में दे दे। आपको तो, आप तो ये झोला टांग लेती हैं और घर घर निकल जाती हैं। आपके घर में तो कोई कहने सुनने वाला है नहीं, क्योंकि आप तो शहर से बिगड़ी हुई औरत चली आई। आपको मिलते हैं इसके पैसे, हमें क्या मिलता है? हमारे घर में आप लड़ाई करा के जाती हैं, तो मेहरबानी करें, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ठहरा ढीठ प्राणी, फिर पहुंच जाती थी। फिर जब मैं रोके से नहीं रुकी तो मुझे देखकर दरवाजा बंद कर देना, फिर वो लोग ज्यादा ओछी हरकतों पे उतर आए, थूक देना, कुछ भी बोल देना। अभी आपने कहावत सुना होगा कि अगर किसी महिला को आप रोक नहीं पा रहे तो उसके चरित्र पे उंगली उठाना शुरू कर दीजिए, टेंशन में आके अपने घर में बैठ जाएगी। मेरे साथ भी मतलब लोगों को जो मुंह में आया वो बोला। अब एक पॉइंट तक ठीक था, उसके बाद मुझे लगने लगा मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है समाज सुधारने का। एक दिन मैं अपने घर आई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला, उन दौरान मेरे हस्बैंड को अटैक आ गया था। 4 साल मेरे हस्बैंड बेड रेस्ट पर रहे। मैं जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड घर पे बच्चे देखते थे। तो कई बार लोगों ने ऐसा बोला, फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर टॉर्चर हुआ कि औरतों की कमाई खाते हो, तुमसे तो कोई गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं, मतलब तुम्हारी औरत कमा रही हो और तुम घर में बैठे हो। ये गांव वालों की सोच थी। तो एक दिन मैंने आके अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा है, अभी आप काम करना शुरू करें, ठीक है, और मैं घर पे रहूंगी। इन लोगों के लिए अच्छा करते हैं हम लोग, कुछ गलत तो किया नहीं, इनके पैसे तो मुझे नहीं मिल रहे। हाँ मैं जॉब करती हूँ, एक अलग चीज है, बट अब मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। अभी बात मेरे कैरेक्टर की है तो मैं किस किस को बोलती फिरूंगी, तो मुझे नहीं करना अभी जॉब, मैं तो आराम से अपने घर में रहूंगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज समझाया कि नहीं करना जॉब मत कर, हमारा बेसिकली काम खेती बाड़ी का है, मैं भी काम नहीं करूंगा तब भी ऐसा नहीं है कि हमारा घर नहीं चलेगा, और सिर्फ तुम्हारी कमाई से घर चल रहा है ये भी सही नहीं है। हाँ तुम कमा रहे हो अपने लिए, पर अगर आज तुम बैठ गई ना
तो इन आदमियों को आदत पड़ जाएगी, हर बार यही होगा, जब भी कोई औरत अच्छा काम करने निकलेगी ये लोग यही तरीका अपनाएंगे और फिर किसी को बिठा देंगे। आधे रास्ते आ गई हो, आधा रास्ता और कर दो, आप पीछे चलने की बजाय आगे चलो। जब लोग रोकना शुरू कर दे, जब लोग ज्यादा करना शुरू कर दे, तो समझो अब तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे फ्रंट पर आकर मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट में पीछे हमेशा खड़ा। तुम गलत भी करके आ जाओगी तो भी मैं बैठा हूँ। तो इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश करो, इस बनस्पत पीछे आने की। मुझे भी सही लगा, ठीक है 2-4 दिन मैंने काम नहीं किया तो मैंने देखा कि जो लड़कियां मुझसे उम्मीद ये कर रही थी कि वो आएंगी, कुछ बताएंगी या करेंगी, सपोर्ट होता है, उनकी तरफ से थोड़ा सा था कि दीदी शायद आप आ जाते तो हो जाता। फिर मैंने 4-5 दिन बाद फिर अपना काम शुरू किया। फिर फाइनेंशियली तो खैर था ही मेरा, बट लड़ाई फिर आमने सामने की हो गई, लोग बातें नहीं करने देते थे। फिर मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने काम करना शुरू कर दिया कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम किसी भी महिला को सशक्त देखना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। ये मैंने पर्सनली महसूस किया कि एक, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, दूसरा उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो कि अगर मैं खुद बीमार हूं तो मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठा सकती हूँ, और अगर मेरे हाथ में पैसे हैं चाहे थोड़े से ही, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। ये मैंने पर्सनली झेला। तो हमने उसके लिए फिर मैंने काम करना शुरू किया। हमने छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, उन्हें बैंक से लिंकेज किया। जो भी महिला के अंदर जो भी गट्स था, जो भी वो काम कर सकती है, उसी को हमने निखार के सामने लेकर आए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमने खेती को लेकर काम किया, एग्रीकल्चर को, कि जैविक खेती में एक फसल में से हम 2 फसलें कैसे ले सकते हैं कम लागत में ज्यादा पैसे। 4 भैंसों में हम लोग डेयरी का काम कैसे कर सकते हैं, उसे हमने एग्रीकल्चर से जोड़कर कृषि विभाग से हमने जोड़ दिया। जो महिलाएं सिलाई का काम बेहतर कर सकती थी उनको हमने उसमें आगे हमने बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे काम थे। यूथ को लेकर भी हमने किया, मोबाइल रिपेयरिंग का काम, जनरेटर का काम, जो भी गांव में हम लोग कर सकते हैं। छोटी छोटी चक्कियां हमने आटे की लगाई, क्योंकि अगर हमें गेहूं पिसवाने का काम करना है तो हमें शहर आना पड़ता है, यानी 10 किलोमीटर हमें लेकर आना पड़ता है और फिर लेकर जाना पड़ता है। तो हमने घरेलू उपयोग के लिए गांव में छोटी छोटी चक्कियां लगवाई कि उससे जो 10 किलोमीटर जाना है वो बच गया, प्लस किसी भी एक महिला की आमदनी शुरू हो गई। मसाला पीसने की चक्की, ऑर्गेनिक, की घर में सुखाएं, मिर्ची बनाए और वो उसे मार्केट में कैसे सेल कर सकती हैं, उसे हमने रूटसेट संस्थान से हमने उन्हें अटैच कर दिया। अचार मुरब्बे का काम कर रहा है, कृषि विभाग में हमने उनको स्टॉल दिलाया। जगह जगह हमने उनको काम दिखाया कि यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक का काम महिलाएं आज कर भी रही हैं। हेल्थ को लेकर भी हमने बहुत सारे काम किए सरकारी विभाग के साथ में, कि जो भी आशा आंगनबाड़ी ICDS के तहत जो भी प्रोग्राम चलते हैं उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी भी सिर्फ उस समय नाम के लिए चल रही थी। खोल दिया, आ गए और चले गए। वहां क्या आया है, पोषाहार में कीड़े पड़े हुए हैं या जो भी खाने का सामान था उसमें से कितना हम लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उस पर भी हमारा पूरा निगरानी था। फिर मैंने गांव में मैं 10 गांव में उस समय काम कर रही थी। 10 गांव में मैंने 10 ग्रुप छोटे छोटे बनाए महिलाओं के, 5-5 महिलाएं हर गांव में मैंने एज अ लीडर बनाई और उनकी देख रेख में काम छोड़ दिया, क्योंकि हर जगह मैं मौजूद रहूं ये जरूरी नहीं है, और जरूरी भी हो तो महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। कल को मैं रहूं ना रहूं, मेरे होने ना होने से काम ना रुके, इसलिए उनका काम उनको समझा के मैंने थोड़ा अपना कदम पीछे लिया और महिलाओं को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। आज महिलाएं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। दूसरा इस पर यह था कि जब इस काम को मैंने शुरू किया तो बाहर से जो लोग आए थे काम को देखने के लिए, उनको ये काम बहुत पसंद है। खासकर जो मेंस्ट्रुएशन का काम था, यानी पीरियड्स को लेके जो महिलाओं की परेशानी थी, जो भी मेरे पास रिपोर्ट था और उन्होंने आकर जो सर्वे किया उससे ज्यादा निकला। कुछ पर्सनली प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन से अलग, वो भी उनके सामने आ रही थी, जिस पर उन्होंने एक पैड प्रोजेक्ट नाम से चलाया और उन्होंने गांव में एक सैनिटरी
मशीनें लगवाई, जिससे हम लोग एक पैड बना के अपना रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक पैड कि महिलाएं बनाएंगी, महिलाएं बेचेंगी और महिलाओं के ही काम होगा। इसको नाम दिया था महिलाओं से लेकर महिलाओं तक। ये गांव में एक बड़ा रोजगार था और एक पहला ऐसा रोजगार था जो कृषि से हटकर, यानी मैं खेत में जाके काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है। सिर्फ एक ही काम है हमारे पास, खेती बाड़ी का। लेकिन उससे हटकर काम था। और खेती बाड़ी में भी हम कितना सेफ है वो हम लोग बेहतर जानते हैं कि अगर टाइम बे टाइम कोई भी महिला खेत में जा रही है तो कहीं भी कोई भी महिला सेफ नहीं है। जब वो काम हमने शुरू किया तो एक चैलेंज था गांव के लिए कि इसे नहीं करने। अब क्यों था वो तो आज तक भी मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि काम था जिसे हम लोग कर रहे थे। हम नहीं बनाएंगे, कोई ना कोई बनाएगा, मार्केट में तो पैड है ना। हमारे ना बनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे बनाने से हमारी महिलाओं के लिए एक रोजगार आएगा, बस इतना था। अमेरिका से वो प्रोजेक्ट गांव तक लाना शायद आसान था, शायद, लेकिन गांव में उन मशीनों को लगा देना बहुत मुश्किल काम था। मतलब लड़ाई झगड़े के साथ साथ बात मार पिटाई तक आ गई थी कि गांव में मशीनें नहीं लगी। अभी बात सेल्फ रिस्पेक्ट का था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि अभी हम इसको मेरे घर में इसे हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, बाद में देखेंगे क्या करना है, क्योंकि मशीनें अभी अंदर लाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात आपके घर में, मेरे घर में, गांव में, हाँ, आपके गांव पार्टी के आपने मशीनें लाके रखी है जी। फिर हमने वहां पे वो मशीनें लगाई। अभी मशीनें लगा दी, फिर दूसरा चैलेंज था इस पे काम कौन करेगा। हमें 6 लड़कियां या 6 महिलाएं चाहिए थी जो उस पर काम करती। किसी एक महिला का वो काम था नहीं। अभी हम लोग रोज अंधेरा होने के बाद जब लाइट चली जाती, गांव में आज भी लाइट गई तो 2 महीने के लिए गई, अंधेरे में जाके हम लोग बात करते थे, पैसे देंगे। 2000 रुपए बड़ी चीज थी कि हम 2000 रुपए देंगे। ये 2017 की बात है कि हम आपको 2000 रुपए देंगे और आप इसमें आके काम करो, अच्छा काम है, पंखा चला के बैठेंगे, जनरेटर है, इन्वर्टर लगाया है, तो धूप में काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बिठाए पैसे मिलेंगे। जो भी था, मतलब जैसे भी हम मोटिवेट कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक महिला आज आ गई, कल आ गई, कल तक हमने उसको काम सिखाया, परसों वो गायब। पता चला उसके तो घर में उसके हस्बैंड ने उसे मारा और कहा कि वहां पर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रोज टीम में से 4 लड़कियां 2 लड़कियां रोज बदल जाती थी। अभी फिर शुरू से सिखाओ, फिर गायब। तो कुछ टाइम तो 2 महीने तो हमारे ऐसे निकले कि रोज कोई आया, रोज चला गया। धीरे धीरे फिर उस पर भी थोड़ा सा काम होना शुरू हो गया कि यानी 4 लड़कियां 5 लड़कियां ऐसी थी जो रेगुलर आ रही थी, जिसमें से 3 लड़कियां मेरे अपनी फैमिली में से मैंने। एक मैंने अपनी बेटी को एज ए सैलरी वर्कर उस पर रखा कि जब तक कोई नहीं आता है तब तक काम करेंगे। खुद मैं उस पर बैठी और हमारा टारगेट होता था कि एक दिन में हम 100 पैकेट यानी 700 पीस हम बनाए, 100 पीस हम लोग बनाएंगे उसमें जी। तो अगर टारगेट पूरा नहीं होता था तो मेरी फैमिली में से, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, हम रात को बैठ के अगर लाइट आ रखे तो मशीनें ऑन करके बैठते थे कि ये टारगेट तो हमें आज ही पूरा करके देना है। तो उसमें वो लड़कियां आई या नहीं आई इससे भी हमें कोई मतलब नहीं था, बस हमारा मकसद था कि हमारा काम पूरा होता रहे। ऐसे में एक और उसमें प्रॉब्लम हुआ कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे वो मार्केट में सेल नहीं हो रहा था। वो मशीनें थी, वो जो पैडमैन में अक्षय कुमार ने दिखाई थी कि वो वाली मशीनें जो उसने बनाई थी वही हमने खरीद ली। लेकिन वो मतलब वो मशीनें तो ठीक थी, लेकिन क्योंकि कंपटीशन में हम उतर रहे थे मार्केट में, उसके हिसाब से वो जो भी प्रोडक्ट था वो अच्छा नहीं। मतलब गांव के एरिया से ठीक था, लेकिन गांव के एरिया से तो बनाया नहीं था ना। गांव में भी आजकल महिलाएं बड़े दूसरे वाले पैकेट खरीदती क्योंकि सस्ते थे। दूसरा उसमें था कि मूवी में दिखाया था कि 2 रुपए का एक पीस हमें पड़ रहा है, लेकिन हमें 4.5 रुपए से ऊपर का एक पीस पड़ रहा था। तो 2 रुपए में हम उसे लॉस में नहीं दे पा रहे थे। तो करते करते मतलब बहुत सारी चीजें था, मार्केटिंग का भी अभी इतना पता नहीं था। फिर उसके लिए हम लोगों ने उन्हीं लोगों से बात किया जिन लोगों ने वो हमें प्रोजेक्ट दिया कि अभी इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे करना है। तो फिर बहुत सारे सलाह मशवरे से ये निकल कर आया कि एक हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इसका अच्छे से, और प्रोजेक्ट पे हम हर गाँव में जाके इसे दिखाएंगे। तो देखने से लोगों को ज्यादा
अच्छा लगता है तो हमारा इसे मतलब इस प्रोडक्ट को मार्केट में निकालने में आसानी होगा, और जो भी इसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा होगा वो हम उन महिलाओं को देंगे जो भी इसे परचेज करते हैं। लेकिन ये फिर मतलब प्लानिंग होने के बाद वो लोग खुद आए कि हम लोग खुद आएंगे, अमेरिका से लोग विजिट करने आए थे इसका, कि हम लोग खुद देखेंगे कि इस पर कितना काम करना चाहिए। फिर उन्हें लगा कि वो इसे खुद शूट करेंगे। 2017 में जनवरी में वो लोग आए इसे शूट करने के लिए, और वो थोड़ा बहुत इसे शूट करके लेकर गए। लेकिन जब वो लोग आए तो फीमेल्स थी, और गांव में आप समझ सकते हैं कि लोगों की क्या एक था कि वो महिलाओं से निकलवाना चाह रही थी कि उनके पर्सनली एक्सपीरियंस क्या होते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या थी। दूसरा, भीड़ इतनी हो जाती थी गांव में कि कैमरा पहली बार देखा इतना बड़ा, फॉरेनर्स आई हैं वो भी फीमेल, तो एक तो उनको सिक्योरिटी देना कि लोग इनके साथ कोई मिसबिहेव ना करें। फिर उन 15 लोगों की टीम थी, उनका नाश्ता, उनका लंच, उनकी शाम की टी ब्रेक घर पर होता था, प्लस उनकी शूटिंग, मतलब काम भी दिखाना और उनके साथ रहना भी, और उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना कि लोग इनके साथ कुछ करना दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज। सुमन जी, ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, इसकी फंडिंग इन लोगों ने करी थी? हाँ जी, अमेरिका से हुई थी। और ये उस एनजीओ के द्वारा हुई थी जो आपके साथ एसोसिएटेड था? जी। ओके। तो फिर वो लोग शूट करके लेके गए। फिर उनका दोबारा 5 दिन का उनका शूटिंग था फर्स्ट टाइम में। हमें भी ये था कि ये शूटिंग करके लेके जाएंगे और उसको फिर हम लोग प्रोजेक्ट पे दिखाएंगे। लेकिन फिर उनका प्रोग्राम बड़ा हो गया, वो फिर आ गए। अभी हमारा सिरदर्दी क्या होता था कि इतना इंटरेस्ट उस शूटिंग में नहीं था, जितना सिरदर्द ये था कि लोगों, एक तो लोग गाली गलौज होते हैं, दूसरा वो शूटिंग ही नहीं होने देना है, तीसरा महिलाओं से कैसे निकलवाएं कि पीरियड टाइम में वो क्या यूज करती हैं, उसे कैसे डिस्कस करती हैं, वो क्या करती हैं, वो कैसे बोलेंगे। तब मैं भी इतनी भीड़ को कवर नहीं कर पा रही थी, तो वो लोग कैसे करेंगे जो फर्स्ट टाइम कैमरा देख के बात कर रही है। तो बहुत मुश्किल था। फिर तीसरी बार वो लोग, जब 3 बार में 2017 3 बार में उन्होंने ये शूट किया, फिर वो लोग उन्होंने बताया कि वो इसे चाहते हैं कि वो इसे हर लैंग्वेज में डब करें और हर जगह इसको वो दिखाए। अब क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये इतने बड़े स्तर पर होगा, जो मिला पहली फुर्सत में वो पहना और उनका काम खत्म कि उनका खाना 15 लोगों का आप समझिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों प्रॉपर देना है, और शाम का टी ब्रेक, और फिर शूटिंग में काम कराना है। फिर अगर लाइट आ गई है या उनको कहीं जाना है तो उनके साथ भी जाना है। वो कहीं भी कर रहे हैं, मेरी नजरों से ओझल नहीं होते थे। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा उनके साथ रहे 24 घंटे। तो और फिर घर पे भी देखना कि इनके लंच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि वो एज अ गेस्ट हमारे साथ में थे, यानी मेरे घर पर ही वो लोग रुके हुए थे। तो वो सारी सिरदर्दी के साथ, और टाइम के पंचुअल लोग थे कि 9 बजे का आया तो 9 बजने में 1 मिनट होगा तो आ जाएंगे, लेकिन 9:01 पर कभी नहीं होगा। तो ये सब लोग आपके घर में गांव में रुके हुए थे? रात में ये लोग अपने होटल जाते थे। अच्छा। सारा दिन ये रहते, रात के 9 बजे तक वो मेरे साथ होते थे। जी जी। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक वो साथ में होते थे, फिर हम लोग अलग, फिर वो सुबह आते थे। लेकिन काम बहुत अच्छा था हम लोगों का, मतलब टाइम से मैंने कभी नहीं देखा कि वो इरिटेट हो गए, किसी ने भी उनसे कुछ कहा, बड़ा स्माइल करके वो लोग करते थे। कुछ भी शूट करेंगे, गांव में कहीं भी घुस जाते थे। कई बार हमें परेशानी आती थी कि बड़ा कैमरा देख के गाय भैंसे जो दूध दे रही हैं उस समय पे, शाम को 4 बजे का दूध का टाइम होता है गाँव में, क्योंकि ज्यादातर डेयरियों का काम है, तो बड़े कैमरे देख के, ज्यादा भीड़ देख के भैंसे दूध देना मतलब बंद कर देते उस समय। वो प्रॉब्लम भी आई कि तुम्हारी वजह से हो गया, तो उन्होंने उसका भी पेमेंट किया कि चलिए हमारी वजह से लॉस हुआ है तो हम आपको देके जाएंगे। बहुत सारे, मतलब बहुत छोटी चीजों से बहुत बड़ी परेशानी तक हम सब झेल रहे थे। और उस समय जो हमें ठीक लगा कि चलो ठीक है, अभी ये वाला सीन है, खत्म करते हैं, मतलब मुझे लगा खत्म करो, एंजॉय नहीं कर रहे थे हम, तो खत्म कर रहे थे कि काम को निपटाते हुए चले तरीके से। फिर 2017 के लास्ट में वो लोग आए, उन्होंने हमें पर्दे पे वो हमें दिखाया। मतलब उस समय जब अपने आप को पर्दे पे देखा तो बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनी मूवी देख रहे थे। फिर उन्होंने जितने भी लोगों में जितने भी लोग उस मूवी में थे सबसे साइन कराया कि मतलब किसी को कोई एतराज ना हो कि हम लोग हर भाषा में से डब करेंगे और हम लोग सबको इसको
दिखाएंगे। तो गांव में जितने भी लोग उसमें थे सबने उनको साइन करके खुशी खुशी दिया और वो लोग फिर चले गए। उसके बाद एक पता चला कि इसको ये वाला अवार्ड भी मिला है, ये वाला अवार्ड भी मिला है। मतलब 40 अवार्ड से ज्यादा का तो मुझे, 40 तक तो मेरी गिनती है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि ऑस्कर से पहले इस मूवी को इतने सारे अवार्ड मिले। 2-3 अवार्डों में तो खुशी हुई, फिर ठीक है अभी काम डिस्टर्ब हो रहा था तो रोज दिल्ली जाके फंक्शन अटेंड करना भी पॉसिबल नहीं था। तो यही पता लगता था आज ये वाला हो गया, अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर एक दिन खबर आई कि ऑस्कर के लिए मूवी नॉमिनेटेड हो गई है। अब आप अगर मुझसे सच में पूछे तो मैं टीवी ज्यादा नहीं देखती हूँ। मैंने लास्ट एक अवार्ड फंक्शन देखा था, रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर और श्रीदेवी को मिला था। उसके बाद मैंने कोई अवार्ड फंक्शन नहीं। ऑस्कर क्या होता है, मतलब ज्यादा नॉलेज 3-4 दिन बाद न्यूज़पेपर में आया तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों ने कहा तूने बताया नहीं मुझे। मैंने कहा इसमें बताने वाली कौन सी बात है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। बोले ऑस्कर मिल रहा है, तो मैंने कहा तो क्या हो गया, मिला नहीं है ना, अभी नॉमिनेटेड है। बोले पता है इसमें नॉमिनेटेड होना कितनी बड़ी बात है। अच्छा मेरे दिमाग में वो सब नहीं था क्योंकि अपना फील्ड मुझे देखना होता है, मुझे मेरी महिलाओं से अपना मतलब होता है कि आज का काम अगर पेंडिंग है तो कल हम इसे कैसे पूरा करेंगे। मैंने कहा ठीक है मिल रहा है ना, जब मिल जाएगा तब बात करेंगे। फिर वो लोग यहाँ पर आए, मतलब पूरे हापुड़ में जहां निकलो लोग मतलब अजीब नजरों से देखे, बड़ी रिस्पेक्ट हमारी इसमें शुरू हो जाए। नॉमिनेट हो गए हो तुम, ऑस्कर में आ रहे हो। कई दिन जब इस बात को मैंने फेस किया, मैंने अपने बच्चों से पूछा यार ऑस्कर में नॉमिनेटेड हुआ है, लोग ऐसे क्यों रेट कर रहे। बोले मम्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, आपको पता है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया, मतलब ऐसे था क्या, अच्छा नॉमिनेटेड हो गया है। थोड़ी देर खुशी हुआ, फिर अपना काम। फिर पता चला हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। अब क्योंकि जब वो अमेरिका से लास्ट बार हमें मूवी दिखा के गए थे तो उन्होंने ऐसा बोला था कि हम आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके इतने दिन साथ में रहे, 3 बार आए 3 बार गए, तो हम आपकी फैमिली को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप बताइए हम आपको क्या गिफ्ट दें। तो ऐसे हम लोगों ने मजाक में कर दिया, आप हमारे यहाँ आए आप हमें अमेरिका बुला लेना, बात खत्म हो गई। ऐसे ही जस्ट, अब पता नहीं था कि कभी कभी मुंह से निकली बात सच होती है। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं अमेरिका हूँ टीम के साथ में। अभी सोचे ना, पासपोर्ट वीजा तो बड़ी चीज है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, अभी पासपोर्ट बनवाना है। फिर पासपोर्ट के लिए जब 3 पेपर्स एक जैसे नहीं थे, मेरे हस्बैंड के नाम हर जगह चेंज मिलेंगे आपको, मेरा भी नाम हर जगह चेंज होगा। बड़ी दिक्कत आई पासपोर्ट बनने में, मतलब अभी चाहिए जल्दी जल्दी सब कुछ। तो एक टाइम ऐसा था जब वो पासपोर्ट नहीं बना, तो मैंने कहा ऐसा है जिसका पासपोर्ट तैयार हो वो चला जाए, टीम में से कोई एक जाता है ना, सब थोड़ी जाते हैं, पूरी टीम को मिलेगा, तो आप किसी और को ले जाइए, वैसे भी मेरे बच्चों के एग्जाम है, पूरा साल जाएगा, मुझे नहीं जाना। फिर वो मेरी किस्मत में था शायद जाना, तो फिर पासपोर्ट बना, बहुत जल्दी वीजा भी पास उन्हीं लोगों ने मुझे करा के दिया, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस हाँ मेरा आना जाना वहां पे होता था, सब कुछ हुआ। फिर फरवरी में अमेरिका जाना हुआ। फरवरी ऐसी थी कि मीडिया को फेस करना था। ये कौन सी फरवरी थी जी? 2019? जी 2019। 2000 दिसंबर में हमें पता चला, नवंबर दिसंबर में, कि ऑस्कर में नॉमिनेटेड हो गई, नंबर 10 पर अभी है हमारी। फरवरी ऐसी गुजरी कि पूरा दिन मीडिया के साथ। मेरा पहला फोटो आया दैनिक जागरण में, मैंने आज तक संभाल के रखे, मतलब मेरा पेपर में फोटो आया, मेरे लिए बड़ी बात थी कि मतलब सोचे इतने दिन काम करने के बाद किसी को लगा कि हम लोग काम करते हैं, लोग मिलने आने लगे, सारा दिन मीडिया के साथ था। उस चीज में हम ये भूल गए कि पैकिंग भी करनी थी। फिर जैसे तैसे हम लोग अमेरिका पहुंचे। फिर अमेरिका जाने के बाद जाते समय मैंने अपने हस्बैंड से कहा अमेरिका जा रही हूँ, दिल्ली तक छोड़ाओ मुझे। बोले तो क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। मैंने कहा एक काम कर, जैसे हर बार जाती चली जा, शाम की तेरी फ्लाइट है, मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, बच्चे अकेले रहते हैं घर पे, तू चली जाना। फिर मुझे लगा ठीक है अमेरिका ही तो जा रहे हैं। मैंने अपना बैग उठाया, टाटा बाय बाय हुआ और यहाँ से हम निकल गए। वहां से मेरे क्योंकि मेरा मायका वहीं का है, तो मेरे भाई वगैरह सब आए थे छोड़ने, एयरपोर्ट तक उन्होंने मुझे छोड़ा। फिर हम लोग चले गए। फिर वहां ऑस्कर नॉमिनेटेड हुआ, मतलब
देखने की चीज थी कि ऑस्कर था, वहां भी ठीक था, वहां की भी मीडिया को हम लोगों ने फेस किया, सब कुछ था, अपने बारे में बताया, लोग बहुत ध्यान से सुनते थे चीज को। तो वहां एक चीज रियलाइज होता था कि जिन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, या खुद मैं परेशान थी इसलिए मैंने काम शुरू किया, फिर जरूरतें मेरी कम हो गई और लोगों की शुरू हो गई, लेकिन बात तो वहीं की वहीं थी। लेकिन ये लोग कितना ध्यान से सुनते हैं, और उन लोगों को शायद इसकी जरूरत ही नहीं, या वो लोग समझते ही नहीं। जी। फिर जब वापस आना था तो यहाँ से जो लोग सिर्फ नेटवर्क में थे उनकी भी वीडियो कॉलिंग होती थी, वाईफाई से बात हो रही थी सबसे, व्हाट्सएप से मेरी। तो सारी दुनिया के मेरे पास कॉल आते थे, सबसे मेरी बात होती थी, मैं बहुत अच्छी थी उस समय पे। मतलब अमेरिका में जब थी तो सब लोग बात करते थे, सब हाल चाल पूछना, खाना खाया नहीं खाया, समझ में नहीं आता था मैं वही हूँ जो 17 साल से काम कर रही हूँ, या अचानक मैं बदल गई। मतलब एकदम से आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाए तो कितना अजीब लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ना, ये सब लोग मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, आप सबको मेरा नंबर मत दीजिए। तो बोले आ, आ तो सही वापस, फिर बात करेंगे। फिर वापस आने वाला था तो एयरपोर्ट पे जब ये लोग मुझे लेने आए, तब छोड़ने कोई नहीं आया। जब लेने ये लोग मुझे आए, मेरी बारात में इतने लोग नहीं आए थे जितने लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। इन्होंने जैसे कहा भारत माता की जय, मैं निकली और वापस हो गई। मुझे लगा ऐसा ना हो, शोर शराबा शुरू कर दिया। तो तब समझ में नहीं आया कि आरती उतारना, टीका करना, वेलकम करना, फूलों की मालाएं, बहुत अजीब सा होता है ना। कि मेरे सामने इनसे कहा इसकी क्या जरूरत थी, बोले इसकी बहुत जरूरत थी, तू आ। फिर अच्छा मैंने इनसे पूछा, सारे लोग गांव के हैं, अब बाहर निकल के अचानक मुंह ढकना बहुत अजीब सा होता है। तो बोले तू सर भी मत ढक, सब चलेगा आज। तो अजीब सा था यार। मतलब पहले एक नाप मैंने, मेरे मतलब घुटनों तक बाल थे, मैंने कटवाए इसलिए थे कि वो कितना भी ढक लो फिर भी दिखते हैं। 24 घंटा हम लोग बाल बांध के नहीं रह सकते हैं। और मतलब हमारी कास्ट में बाल नहीं दिखने चाहिए लेडी के, मतलब दिखना ही नहीं चाहिए कुछ भी। तो मैंने कहा आज आज सब चलेगा, बोले चलेगा। तो मुझे लगा ऑस्कर काम का है भाई फैसिलिटीज हमें मिल रही है। फिर मीडिया थी, हम सब ने सब कवर किया, लोगों ने अपने हिसाब से मीडिया को कवर किया। उससे पहले पता चला कि मतलब आने में 6-7 दिन लगे, ऑस्कर मिलने के बाद हम 6-7 दिन बाद में आए। तब तक गांव में एक एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ होगा। तब गांव में मीडिया पूरी तरह से घूम रही थी, सारी दुनिया की मीडिया थी हमारे गांव में, सबके इंटरव्यू हो रहे थे। फिर एक रोड शो रखा, यानी गाजियाबाद से और गांव काटी खेड़ा तक एक रोड शो था, पूरा दिन गया। मैं शाम को अपने घर पहुंची और ऐसा कोई नहीं था कि जिसने मेरा वेलकम नहीं किया हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्ट मिली, सब कुछ अच्छा था। फिर उसके बाद से जिंदगी ऐसे बदल गई। मतलब जो फील्ड वर्क मैंने शुरू किया, जहां से काम शुरू किया, बेशक मैंने अपनी जरूरत से शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने किसी समाज सुधारने के लिए काम शुरू नहीं किया था, मुझे अपने लिए चाहिए था इसलिए मैं खड़ी हुई। फिर पता चला ये तो हर दूसरी महिला की जरूरत है, और आने वाली जनरेशन की तो सबसे ज्यादा है, क्यों हम किसी को रोक रहे हैं। तो फिर जब काम करना शुरू करो तो रास्ते बिल्कुल मिलने शुरू हो जाते हैं। आज की अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं गांव की, तो पहले हमारा गांव एक बैकवर्ड एरिया गांव था। फिर सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे मिले गांव को शानदार बनाने के लिए। आज हमारे गांव में हर फैसिलिटीज है, गांव गांव नहीं रहा। सीएनजी ऑटो, शेयरिंग ऑटो जो होते हैं वो चल गए हैं, 20 मिनट में आप शहर से गांव आ जा सकते हैं। आज लड़कियां कॉलेज में जाके पढ़ती हैं। आज बहुओं को, मतलब जो वहां मैरिड औरतें हैं, उनको जॉब करने तक की भी परमिशन है कि वो जॉब कर सकती हैं। लड़कियों को भी आगे बढ़ाने की परमिशन दी जा रही है। साथ साथ में लड़कों को भी ये परमिशन है कि आप काम करें या ना करें, कम से कम गलत जो हमारी संगत होती है उसके लिए लोग आकर मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं। मैं ये बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि जिन लोगों ने उस समय जो भी कुछ किया मेरे लिए, बोला या नहीं बोला, उन्होंने मुझे एक तो था कि ऑस्कर तो चलो मिला ही मिला, ये काम को देख के मिला, लेकिन एक और अवार्ड जो मुझे मिला, जो कि मैं ऐसा कहूंगी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है, उन लोगों के हाथों से मिला, ये कह के कि अगर आप इतनी मेहनत ना करती तो शायद हमें ये हमारी गलती रियलाइज ना होती। उसका नाम था आयरन लेडी अवार्ड।
जो कि मेरे आयरन हापुड़ लेडी। वालों, आयरन लेडी का, कि मेरे हापुड़ वालों ने मुझे दिया, उन लोगों ने जिन्होंने मुझे ये बोला था कि तू काम करके दिखा तो हम एक गांव रहना छोड़ेंगे। तो मेरे लिए वो अवार्ड बहुत बड़ा था, मतलब सिर्फ वो एक अवार्ड नहीं था, वो रिस्पेक्ट थी कि मैंने किया, कर दिया। अभी इसको आगे ले जाना कैसे होगा वो भी अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अवार्ड सबसे बड़ा था। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि रिस्पेक्ट अगर हमें चाहिए किसी से भी, तो हमें उसकी नजरों से खरोचना पड़ता है। लोग प्यार में रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मतलब आप किसी से भी इज्जत से बात करें, वो आपको पलट कर रिस्पेक्ट देगा, इस बात को आप भूल जाइए। इसलिए मुझे लगा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, मुझे पता है मेरा रास्ता सही है तो मैं कर सकती हूँ। और आज बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि वो कर सकती है। आज आप कभी भी हमारे गांव में आके देखिएगा, हर एक महिला सशक्त महिला के रूप में खड़ी नजर आएगी। अपने हक अधिकार के लिए आज वो बात करती है। हम मिसबिहेव की बात नहीं करते। हक अधिकार मतलब घर में लड़ाइयाँ करना नहीं होता है। हम लोग बात करते हैं समानता की। एक सोच ला पाई, ना नारीवादी सोच ना पुरुषवादी सोच, हम बात करते हैं मानववादी सोच में, कि हम समानता की बात कर रहे हैं। सुमन जी, छुपाऊंगा नहीं मेरी भावना, पर आंखें तो मेरी भी नम है इस वक्त। और बहुत नमन आपको इस जर्नी के लिए, जो ये रास्ता आपने तय किया। लेकिन इस रास्ते में जो आपने मुझे आखिर में कहा कि अपनी रिस्पेक्ट खरोंच के लेनी पड़ती है, खाट के पीछे नहाना, अपने घर में मशीनों को लाके रखना, आपके हस्बैंड बेटे बेटी आपको टारगेट पूरा करने में मदद करते, आपके हस्बैंड ने आपको कहा आज छोड़ देगी नौकरी तो फिर वापस कभी नहीं जा पाएगी, इस सब में एक उनका बहुत बड़ा अटूट सहारा आपको रहा है। और कम्युनिटी तो वही है, गुज्जर कम्युनिटी। आप भी उससे हैं, वो भी उससे हैं। तो उनमें ऐसी क्या बात थी, किस चीज से वो प्रभावित थे कि उन्होंने ये साथ आपको इतना निडर होके आपको खुलने दिया? देखिए, मेरे हस्बैंड को मैं बचपन से जानती, मतलब मैं अपनी फैमिली में ही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते। दूसरा, जब मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ में, तो मेरी एज बहुत कम थी, लेकिन गुस्सा बहुत था। एक, मैं जिद्दी बहुत, या तो मैं कोई डिसीजन लेती ही नहीं हूँ। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती हमें हर चीज में इंटरफेयर करना चाहिए। सामने वाला कह रहा है तो एक भरोसा होता है कि अगर वो कह रहा है हमारे लिए कुछ, तो अच्छा ही कह रहा होगा, तो मैं उसी पे काम करती हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो फिर मेरे हस्बैंड अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ भी कीजिएगा ये बदलने वाली नहीं है। फिर मैं जिद्दी हूँ। जब मेरी शादी होकर आई तो मैंने अपने हस्बैंड से एक चीज बोला, मुझे खाना बनाना आज भी नहीं आता है, तब तो कुछ भी नहीं आता था। पापा थे नहीं, और मम्मी की एज ज्यादा थी जब मैं पैदा हुई। मैं अपने भाई से 15-17 साल छोटी थी, बड़े वाले भाई से। बड़े वाले भाई के बच्चे बहुत लेट हुए, मासी की बेटी नहीं थी, मतलब परिवार में अकेली पड़ गई मैं। तो बिगड़ी हुई भी थी, मतलब बिगड़ी हुई क्या कि मैं सोकर जल्दी नहीं उठती हूँ, और अगर आप मुझे 2 बजे तक नहीं उठाएंगे तो मैं उठूंगी नहीं। बिना एक टी चाहिए मुझे, सुबह एक कप चाय चाहिए, बैड टी। उसके बिना मैं आज भी आंख नहीं खोलती, तब भी नहीं खोलती। लेकिन गाँव में एक बैड टी का तो मतलब, चाय नहीं मिलती गाँव में, तो कोई बीमार है तो चाय बन रही है, मेरे हस्बैंड चुपचाप मुझे एक कप चाय बनाते देते थे, बोलते अब खड़ी हो जा, मम्मी के आने का टाइम होता है, हाँ अभी मुझे जाना है। क्योंकि न्यू मैरिड के लिए भी कोई रूम नहीं होता था, तो कुछ घंटों के लिए हमें एक रूम मिलेगा, उसके बाद आप आदमियों की जगह अलग और औरतों की जगह अलग। तो शुरू से वो मुझे कॉपरेट करते थे। अब आप लगा सकते हैं कि वो मेरी केयर करते थे, या प्यार मोहब्बत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने उनसे एक चीज बोला कि मैं अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगूंगी, मेरा कोई नाम ही नहीं लेता। भाई के नाम से मुझे बुलाते थे, अच्छा उसकी बहन है, उसकी बेटी है। तो मैंने कहा मेरा नाम इतना बुरा नहीं है, तो मैं अपना नाम के पीछे सरनेम नहीं लगूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, मत और कुछ? तो मैंने कहा ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मैं कोई गोल रोटियां बनाने के लिए पैदा थोड़ी हुई हूँ, मुझे तो यहाँ आके बहुत बड़े बड़े काम करने, अभी देखना मैं क्या क्या करती हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में था
शादी के बाद मुझे एक परमिशन मिल गई कि अभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं तो बहुत सारे काम करने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं आई हूँ आपके घर में। तो उन्होंने कहा जो तुझे करना है कर, बस शांति के साथ, क्योंकि यहाँ औरतें ज्यादा नहीं बोलती हैं। मेरे हस्बैंड ज्यादातर बाहर रहते थे, तो उन्होंने कहा घर में मतलब लड़ाई नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इनके भी पापा नहीं थे, मम्मी थी। तो उन्होंने कहा मुझे दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो माँ से तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम परिवार में कॉपरेट करो, कोई भी दिक्कत हो मुझसे आके बात करो। लेकिन वो कुछ दिन ही रहा, फिर मैं खुद ही हैंडल करने लगी सारी चीजें। जब ये वाली बात है कि मुझे जॉब करनी है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया चलिए, लेकिन जा रही हो ना जैसे वैसे ही वापस, मतलब कोई गड़बड़ नहीं करना है रास्ते में किसी के भी साथ। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ भी गलत है, मुझे आके बताना, घर में आके बताना, हम लोग हैंडल करेंगे। तो वो एक ओपन माइंडेड मतलब आदमी है, उन्हें लगता है कि हर एक इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होकर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं समानता की, तो सब काम अपने हैंडल में लेना, मतलब शारीरिक अगर हम लोग नहीं कर पाते तो दिमाग से काम ले। हर चीज के लिए बल लगाना जरूरी होता है, हम लोग बुद्धि से भी सोच सकते हैं। तो एक ओपन माइंडेड आदमी है और बड़े सुलझे हुए इंसान है। मतलब अगर हम कहें कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई चालाक है तो वो मैं हूँ, वो बिल्कुल नहीं। उनकी दुनिया मैं और 2 बच्चे और उनकी मम्मी, बस यही सिमट कर रह गई। इसके आगे वो कभी शायद उस आदमी ने सोचा ही नहीं कि उसके आगे भी कुछ होता होगा। अगर मैंने ऐसा कहा अमेरिका जाना था, अचानक खर्चा आ गया, तो मैंने उनसे बोला कि बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। तो उन्होंने बोला तुझे जाना है, बस ये बता क्या होगा, उसे छोड़ दो, जितना मैं कर सकता हूँ मैं तुझे करके दूंगा। मतलब आज तक मुझे उनकी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे मैंने आधी रात ये बोला होगा कि मुझे ये वाला काम करना है या मुझे यहाँ जाना है, तो उन्होंने पूरी तैयारी मुझे करके दी। आज तक उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं पूछा क्यों, किस लिए, किसके साथ हो। आदमियों की जो सोच होती है कि अगर मैं 4 दिन भी बाहर हूँ, आज तक मेरे साथ कभी क्वेश्चन नहीं हुआ। कभी वैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर लेते हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि वीडियो कॉलिंग करके दिखाइए। मैं मेरे साथ जितना स्टाफ में लेडीज काम करती है, मैंने देखा उन्हें ना कि डिस्टर्ब होते हुए कि अभी 5 मिनट लेट हो गया तो 10 मिनट लेट हो गया, तो किसी कपड़े को पहनने में, कोई ड्रेस पहनने में। मेरे साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने कई बार अपने घर आके कहा कि जो औरतें ये वाला काम करती हैं तो आप क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने बोला और भी बहुत काम है ना करने के लिए इसके अलावा। तो एक सुलझे हुए और सीधे इंसान है और बड़े क्यूट से हैं। जिस समय ऑस्कर मिला तो मैं तो थी नहीं, बैंक में थे, मीडिया पहुंच गई बैंक, ये वहां पर मिठाई लेकर गई, मालाएं लेके गया, मैं नहीं थी तो इनको पकड़ लिया कि भाई आपकी वाइफ को ऑस्कर मिला है। अब इन्होंने कहा वो तो सब ठीक है लेकिन भीड़ भाड़, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। फिर ये बाहर गए, फिर वहां जो मैनेजर थे, स्टाफ थे, वो सब बाहर आए। तो इनकी शिफ्ट 2 बजे खत्म हो जाती है। मीडिया ने कहा आप हमारे साथ काम चलिए, तो इन्होंने कहा अभी 12 बजे 2 घंटे वेट कीजिए, मैं अपना काम खत्म करने के बाद ही जाऊंगा। ऑस्कर अब मिल गया ना, अब तो जो होना था वो हो गया। 2 घंटे बाद मेरा काम खत्म होता है, मैं अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हूँ, उसे छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं है, बट ऐसा है कि मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, आप चले जाइए, आप जा सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ, खुशी से कह रहा हूँ, आप जाइए, 2 दिन मत आइएगा। बोले सर ये 2 छुट्टी मैं जब लूंगा जब मेरी वाइफ वापस आ जाएगी, अभी छुट्टी लेने से कोई फायदा। तो ऐसे है मेरे हस्बैंड। क्या वो इस वक्त वहां पे हैं, उनसे स्क्रीन पे मुलाकात हो सकती है? सॉरी सर, इस समय भी वो घर पे नहीं है। वो कभी खाली नहीं रहती है कुछ ना कुछ काम निकालती। तो आपकी जो तपस्या है और कठिन परिश्रम है, उसके पीछे सच्चा कर्म योग उनका है। जी बिल्कुल, अगर वो उस समय मुझे सपोर्ट ना करते ना, तो शायद आज मैं यहाँ बैठ के इतना ओपनली बात नहीं कर रही। एक बार किसी ने मुझे कुछ बोल दिया गांव में, क्योंकि आदत नहीं ऐसे माहौल को फेस करने की। मैंने घर आके इनसे बोला कि मुझे नहीं करना कोई काम, मैं तो घर पे रहूंगी। तो बोले तेरा दूसरे दिन का काम है, बट रीजन तो बता हुआ क्या। मैंने कहा उस आदमी ने मुझे ऐसा बोला, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले ठीक है मत जा, बट मैं तेरे लिए एक्शन लूंगा वो भूल जा। उन्होंने बोला कि मैं तेरे लिए एक्शन नहीं लूंगा कभी, अपना अपने लिए खुद खुद ले,
हाँ तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तेरे लिए मैं जाके किसी से बोलूं वो नहीं होगा। मैं कब तक बोलूंगा? एक दिन बोलूंगा, 2 दिन बोलूंगा। तो मॉम की गुड़िया बन के काम करना है तो अपने घर में बैठना, अदरवाइज काम करना है तो बाहर निकल के ढंग में काम करना। मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मार के आ जाना फिर किसी को। फिर ये मुझे लेकर गए वहीं पर, बोले कौन से थे, मैंने कहा ये वाले थे। अब पर्दा तो हम लोग करते हैं, उन्होंने कहा मुंह से पर्दा हटा, मैंने हटा दिया। तो बोले देख ये है, तुमने बोला। तो फिर वो इंसान अपनी बात से पलट, नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, नहीं मैंने वैसे नहीं बोला। तो इन्होंने मुझे कहा मार इसके मुंह पे एक थप्पड़। उस समय गुस्सा आ रहा था, मैं नर्वस हो गई, कैसे इंसान को एकदम से मार सकती हूँ। बोले मारो इसके मुंह पे एक थप्पड़ खींच के। इन्होंने 2-3 बार कहा, मुझे भी जोश आ गया, मैंने एक बार मारा। वो हाथ मेरा उस दिन उठा और आज तक मेरी शिकायतें आती, मैं बिना बात भी मार कर आती हूँ लोगों को। मतलब किसी ने अगर कुछ बोला भी ना, जहां मुझे डर होगा ना कि मुझे कुछ बोल देगा, मेरा हाथ बहुत जल्दी उठता है, क्योंकि वो एक दिन उठ गया। तो अभी मेरे हस्बैंड कहते हैं बिना बात मत मारा कर, मैं 24 घंटे थाने तहसील पे खड़ा नहीं रह सकता हूँ, और भी काम करूंगा। एक बार कह दिया आपने सेल्फ रिस्पेक्ट में खड़ी हो जा, थोड़ी ना तुझे कहा कि सब मारे। और उसका ये था कि आज मेरी बेटी को हमें सिखाना नहीं पड़ा, वो भी मार कर आती। मेरे हस्बैंड ने हमें इतना सिखा दिया कि अपने लिए खुद एक्शन लेना शुरू कर दो। तो आज जो मैं इतना बोल रही हूँ, इतना बात करती हूँ, कहीं भी मैं जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड कभी फ्रंट पे नहीं आते, लेकिन मैं सारा क्रेडिट उसी को देती हूँ। मैं अक्सर बोलती हूँ रोल मॉडल 2 तरह के होते हैं, एक जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, एक जो हमें बना देता है। तो मुझे किसी के जैसा तो बनना था नहीं, क्योंकि मेरे सामने मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर नहीं था, बस मुझे काम करना था। रास्ते निकलते गए, बात बढ़ती गई और काम मैं करती गई, वो एक अलग चीज था। लेकिन ऐसा सोच के तो मैंने काम नहीं किया था ना कि मुझे ये बनना है इसलिए मुझे काम करना है। लेकिन हाँ मुझे कुछ करना था, वो जो क्लियर किया, उसके लिए जो रास्ते बनाए, वहां कैसे चलना है, फाइनेंशियली सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, जैसे भी वो मुझे मतलब खड़ा कर सकते थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे किया। तो मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे हस्बैंड है। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा जरूर किया, 17 साल अपने घर में जरूर रखा, लेकिन मैं आज जो भी कुछ हूँ उसका सारा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को सब देती हूँ। कि वो इंसान दुनिया है हमारी, मतलब जब भी किसी भी रिश्ते की मुझे जरूरत पड़ती है, माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड, कुछ भी, मेरे हस्बैंड हर रूप में मुझे मिलते हैं। और कभी आज तक मुझे उनसे निराशा नहीं हुई कि मैंने कुछ सोचा हो और उन्होंने मेरे लिए ना किया। चाहे फिर उन्होंने कैसे किया वो हो जाए, मैं जानने की भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि मैं एक जिद्दी, जब पकड़ लिया जिद तो फिर पकड़ लिया भी चाहिए, मतलब चाहिए, छोटे बच्चों की तरह। और वो आज भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि चल ठीक है मैं कर दूंगा, हो जाएगा। कभी कभी डांट भी मिल जाती है, बट मेरा काम इसीलिए हो जाता। रोता हुआ तो वो बिल्कुल नहीं, टोटल मिला के शरीफ इंसान। उनको मेरा और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उनसे किसी ना किसी वजह से मुलाकात होगी। पर अगर मैं थोड़ी सी मजाक यहाँ करूं तो मैं अपने आप को आज सेफ महसूस कर रहा हूं कि मैं आपसे जूम पे बात कर रहा हूं, नहीं तो क्या मार पड़ जाती पता नहीं मुझे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मारने का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता है। होता है क्या है ना कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ जी जी जी, वहाँ औरतें सिर्फ एक सामान है। हाँ ठीक है, सामान इन द सेंस कि यूज करो और छोड़ दो जी। तो जहाँ ऐसा माहौल होता है ना, वहां अपने आप को फूलन देवी बनाना पड़ता है। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है, बाकी मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि, बट अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो हमें काम करना होता है। जैसे हमने शराब को लेकर काम किया था, प्रॉपरली हमने काम किया कि लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, महिलाओं को मारते पीटते हैं, वो जो भी खेत में काम करते हैं उनसे पैसे भी वो ले लेती हैं, वो 100 रुपए 150 रुपए पर डे कमाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, अपना पेट भरती हैं, गाय भैंस रखती हैं, उनसे भी वो छीन लेते हैं। तो सोचिए ना उन औरतों की क्या हालत होगी। उसको लेकर जब काम किया, 30 दिन हम लोगों ने रैली निकाला पूरे हापुड़ में, और 1 दिन का धरना हमने डीएम के ऑफिस में दिया, जिसका नतीजा इतना निकला कि 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की दूरी पे जो दायरे में जो भी शराब के ठेके आ रहे थे प्राइवेट, उनको हटा दिया गया। सिर्फ सरकारी ठेके अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर भी है तो रह गए।
प्लस आईडी प्रूफ चाहिएगा किसी भी, मतलब उसकी वाइफ का, जो भी बॉटल लेने जाएगा, एक आधार कार्ड या पहचान पत्र होगा महिला का, उस पर आपको सिर्फ एक बॉटल मिलेगी। तो ये भी थोड़ी सी सुविधाएं हमें हुई, उससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिला। तब जब हमने काम करना शुरू किया तो लोग सामने से आके अड़ते, क्योंकि औरत थी मैं, और 3 किलोमीटर पैदल गांव में चल के जाना और 3 किलोमीटर वापस चल के आना, उसके बाद आपको कोई शेयरिंग ऑटो मिलेगा। अब वो जो 3 किलोमीटर का जो होता था उसमें मुझे भी डर लगता था, क्योंकि मैं शराब के ऊपर काम कर रही थी, लोगों की हालत में से कुछ छीन रही थी, महिलाओं के मुंह में जबान डाल रही थी, महिलाओं को कॉन्फिडेंस मिल रहा था। 1 रैली में, 2 रैली में, 3 रैली में महिलाएं कम थी, लेकिन धीरे धीरे 30 दिन का काम था। आप सोचिए पूरे हापुड़ में निकलने की जगह नहीं थी, हमारे साथ इतनी महिलाएं थी, क्योंकि ये दिल से महिलाओं का जुड़ा हुआ था, जो भी झेल रहा था वो निकल गया। पुलिस आई, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। शराबियों के लिए ये था कि कुछ टाइम तक अगर उनको नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली इरिटेट होंगे, तो उसकी वजह कौन थी? मैं, तो मुझे अपना भी तो बचाव करना था। तो अब सोचे ना, ऐसी हालत में हाथ ही उठाया जाएगा, उनसे दबना तो हमें था नहीं, क्योंकि एक बार दबे तो सारी महिलाएं दबे। वो महिला जब मैं शाम को जाती थी तो सुबह मुझसे पूछती थी, दीदी कल तो आओगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कल नहीं आओगे जी। तो मैं चाहे कुछ भी था, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर आते थे और वही मुझे लेकर आते थे मंदिर में, तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस समय मुझे बोलते थे ज्यादा किसी को नहीं छेड़ना है, ज्यादा नहीं बोलना है, दिमाग से काम लो, इस समय अकल की जरूरत है। तो उन्हें लगता था लोगों को कभी छोड़ने भी आ रहे, 2 लोग इसे लेने भी आते हैं, छोड़ने भी जाते हैं। कई बार मैं अकेली भी आती थी तो कोई ना कोई आ जाता था। तो ऐसे में फूलन देवी बनना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी हो जाती है, कि हम ऐसे नहीं पूछ सकते। लोगों ने तो सोचा मार के फेंक दो इसे, ना रहेगी, ऐसे बोलते थे। इतनी सी है, संभालने में नहीं आ रही है, मतलब कोई तरीका थोड़ी है तुम्हारा कि सारे लोग एक तरफ और तुम एक तरफ, फिर भी नहीं मान रही हो। तो इसलिए मैं किसी पे भी हाथ नहीं उठाती हूँ, आप दूर हो या पास हो, बस सलीके से बात करती हूँ। ये जो 2 किलोमीटर के दायरे में आपने बोला शराब की दुकानें, प्राइवेट दुकानें बंद कर दी गई, ये कहाँ की बात है, हापुड़ की या गांव की? हापुड़ की सर, हापुड़ की। हापुड़ हापुड़ में गांव की, हर गांव में से, हापुड़ के हर गांव की, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के के हर हर गांव में। उस समय मैं 16 गांव में, 10 गांव में मेरा काम था, तो उन 10-12 गांव के अंदर जो भी था उसको हटा दिया गया। अच्छा, और आज तक वैसे ही चल रहा है? नहीं सर, फिर कुछ टाइम बाद वैसे ही हो गया जैसा था, जैसे डीएम चेंज हुए बात वहीं की नहीं होगी। और फिर आपने कुछ कोशिश करी दोबारा? सर अब महिलाएं अपनी कोशिश खुद करती हैं, उनको ये समझ में आता है कि तरीका क्या है काम करने का। मैं एक बार सिखाकर आ गई, 2 बार उनके साथ सपोर्ट में खड़ी रही, फिर उनको अगर काम नहीं निकल रहा है तो कैसे काम निकल रहा है वो तरीका मैंने उन्हें सिखा दिया। आज मैं नहीं भी हूं ना तो काम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम अपने तरीके से चल रहा है। महिलाओं को अच्छे से पता है, मुझसे ज्यादा अवेयर हो गई हैं कि कैसे किसी के से जो हमें काम निकालना है उसका तरीका क्या होता है, वरना वो सीधा मीडिया में पहुंच जाती है। तो आपके पति ने आपको सशक्त किया और आपने इतनी महिलाओं को सशक्त किया। ये जर्नी में कहीं पे उनको, आपको या आप दोनों को मिलके किसी प्रकार का भय नहीं लगा? सोसाइटी का, रिश्तेदारों का, पॉलिटिशियंस का? पॉलिटिशियन का तो कभी कोई डर था ही नहीं हमें, क्योंकि हमने किसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। हम लोग महिलाओं को लेके काम करते थे, तो वो वाला मुद्दा तो कभी आया नहीं कि हम लोग राजनीति में हम लोग घुस गए या उनको हमने कभी डिस्टर्ब किया। हाँ, सोसाइटी का हमेशा रहा हमारे साथ में। पहले घर वालों का प्रेशर होता था, फिर घर में इनकी मम्मी ने भी हमें सपोर्ट करना शुरू किया। फिर जब ये मूवी बन रही थी तो इनके परिवार को पूरा सपोर्ट हमें था, क्योंकि मैंने बिल्कुल उन्हें क्लियर समझाया और उनकी शायद समझ में आ, तो परिवार का सपोर्ट तो मिला। लेकिन सोसाइटी में हमेशा यही रहा कि तुम लोग सिर्फ औरतों की कमाई खाने वालों में आते हो और चाहते हो हम भी ऐसे हो जाए। तो बहुत लोगों के संपर्क से हम लोग हट गए, रिश्तेदारों की नजर में भी वही था कि छोड़ दो, अगर ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हटा दो, मतलब यहाँ तक जाके समाज से बाहर कर देते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो उनसे लड़ाई मेरी हमेशा रही। 2019 के बाद सब अच्छा हो गया, मैं भी अच्छी हूँ, वो लोग भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, सब ऐसे सुलझ गया जैसे कभी उलझा ही नहीं था।
वरना उलझने इतनी थी कि सुधरने वालों में से था नहीं। मतलब रीजन यहाँ तक आ गया, मतलब हुआ कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो मैं सामने नहीं हूँ। आज तो ये है कि आज भी गांव में ऐसा होता है कि जो चौपाल होती है वहां औरतें नहीं चढ़ सकती क्योंकि वो बैठक ही आती होती है। मुझे वहां कुर्सी दी जाती है, बहुत सम्मान की बात है। लेकिन मेरा वहां भी एक ही रीजन होता है कि सिर्फ मैं ही क्यों और लोग क्यों नहीं। क्या इस गाँव में मैं ही एक बुद्धिमान हूँ? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें हैं, जॉब भी कर रही हैं। 4 जब मिलते हैं लोग तो 4 ओपिनियन मिलते हैं, 10 मिलेंगे तो 10 बातें हमारे सामने आएंगी, 20 हाथ हमारे साथ काम करने के लिए जुड़ेंगे। तो और महिलाएं क्यों नहीं चल सकती? तो फिर लड़ाई वही कि अपने तक सीमित रहो ना, तुम्हें रिस्पेक्ट मिल गई, अभी बात खत्म करते हैं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने इसे शुरू किया है। देखिए अभी कहाँ तक जाते हैं। तो आज तक के इस रास्ते में कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को आपने सशक्त किया है? कितना इम्पैक्ट हुआ है आपके काम का? वैसे गिनती तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर हजारों महिलाएं हैं जी। जब मैं क्लस्टर और महासंघ को लेके काम करती थी तो 3000 से ऊपर महिलाएं थी। ये 3-4 साल पहले की बात है। अभी तो बहुत सारी महिलाएं अपने आप देखकर भी सीख रही हैं। बहुत सारी महिलाओं को मैं नहीं जानती हूँ, वो मुझे जानती हैं। किसी भी एरिया से अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी है, तो हम लोग जाकर अगर वहां मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो महिला ऐसा कहती है, आपको मैंने वहां देखा था, फिर ये वाला काम मैंने भी ऐसे किया, इतना हो गया, इतना रह गया। कुछ कमियां भी रह जाती हैं क्योंकि हो सकता है उनका तरीका दूसरा हो काम करने का, लेकिन हाँ उन्होंने शुरू कर दिया है। तो लगभग महिलाओं को ये समझ में आ रहा है कि अपने लिए स्टेप हमें खुद ही लेना पड़ेगा, बाहर से कोई ले नहीं आएगा। और एक चीज हम बिल्कुल क्लियर करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, यानी अपनी इज्जत हम खुद करेंगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस अगर हम लेकर आ रहे हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं कि हमारे लिए कुछ भी बोले। एग्जाम्पल मैं हमेशा एक ही देती हूँ कि 6 घंटे हम पार्लर में देने के बाद भी ना अच्छे से पैसे खर्च करते हैं, फिर भी हम ऐसा पूछते हैं कैसी लग रही हूँ मैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कैसी लग रही। खुद ही बोलो ना मैं बहुत सुंदर हूँ, तो सामने वाला कहेगा हाँ भाई तुम अच्छी हो। तो वो कॉन्फिडेंस लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पहले हम अपने लिए लाएं, फिर हम अपनी बच्चियों में डालें, ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे कि भाई कोई बाहर से आके कहेगा कि तुम बहुत अच्छी हो। क्योंकि जब परिवार से हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है ना, जैसे सपोज अगर हम अपनी बेटियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अच्छी भी लग रही तो हम कहेंगे हाँ ठीक है चल बहुत हो गया, नहीं। लेकिन बाहर से अगर कोई उनको अच्छा बोल रहा है या उनकी तारीफ कर रहा है तो उसके संपर्क में वो जल्दी आती है, जिससे वो एक स्टेप गलत लेती हैं। वो एक स्टेप जब वो गलत लेती हैं तो अपने भविष्य को तबाह कर किसी भी तरीके से। तो अगर हमें इसके ऊपर भी काम करना है तो सीधा कि हम अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, अपने साथ जुड़ी हुई हर महिला की ये रिस्पेक्ट करो, उसे ये समझा दे कि अपने रिस्पेक्ट खुद करना सीखो, कॉन्फिडेंस लाओ। जो तुमने पहना, जो तुमने किया, जो तुमने जैसा भी किया वो बहुत अच्छा है। और अपने टारगेट को अपने सामने रख के चलो, किसी की हिम्मत नहीं की आपको हिला दे। बस ये इतनी सी चीज हमें सीखनी है, उसके बाद कोई भी मुद्दा होगा हम इजीली इस पे काम कर सकते हैं। हाँ, आपकी बात सुन के वो गाना याद आता है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना। एक और आता है, मैं हमेशा स्कूल में फ्रंट पे खड़ी होती थी क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम रही शुरू से, कि वो होंगे कामयाब। मुझे आज मैं पक जाती थी वो पैर हिला हिला के ना, मैडम कब कामयाब होंगे वो तो बताइए। हर बार एक ही गाना आप लेके आ जाती हैं, होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब एक दिन। कुछ और गाते हैं, मैडम कहते नहीं एक ही गाना है क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा आता है, इसकी हमें प्रैक्टिस नहीं करवानी पड़ती है। ग्रुप में होता था तो गाना होता है कि शायद अभी हम लोग कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, हुए आज भी नहीं। और आने वाले समय में अभी आपके क्या बड़े इनिशिएटिव चल रहे हैं? अभी जो मेरे मेन 2 सपने हैं अपनी हापुड़ की महिलाओं के लिए बेसिकली, क्योंकि मुझे पहले यहाँ पे एक बड़ा रोजगार हम लोग लेकर आए अपनी महिलाओं के लिए। खेती में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहता तो उसके लिए कोई ऐसा रोजगार जिसे वो अपने दम पे कर सके। उसके लिए अगर कोई महिला कम पढ़ी लिखी है तो भी वो उसे आराम से कर पाए, कोई झंझट ना हो, वहां कोई डिग्री की हमें जरूरत ना पड़े। और हम आर्थिक रूप से जिस मजबूती की बात कर रहे हैं वो वहां पर आके शायद कंप्लीट हो जाए।
कि काम करने के बाद उसे पैसे भी मिले और खुशी, पैसे होंगे, अपने हेल्थ के बारे में भी सोचेगी, खुश भी रहेगी, और अपने परिवार में एक रिस्पेक्ट होता है पैसे आने के बाद में, वो भी उसे मिल पाएगा। एक तो मैं इस पर काम कर रही हूँ, साथ में हम लोग मेंस्ट्रुएशन को लेकर काम कर रहे हैं, हाइजीन को लेकर, जिसको मैंने अभी 10 एनजीओ के साथ मिलकर एक पैड यात्रा का भी निर्माण हम लोगों ने किया था। इसकी प्लानिंग पिछले 3-4 सालों से मेरी चल रही है जी। नई पहल पैड यात्रा, इस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है। पैड यात्रा मतलब कोई रैली नहीं है। पैड यात्रा का मतलब है कि हम एक लोगों के बीच में जाकर पीरियड्स को लेके बात करें। पीरियड्स ऐसा कोई हवा नहीं है कि पीरियड है, पेन हो रहा है या फिर कोई भी साइड इफेक्ट किसी महिला को हो रहा है, उस पर हमें बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है कि आज भी जिस रूरल एरियाज में महिलाओं को पूरा खान पान नहीं दिया जाता है, आज भी कमरे से या गाय भैंसों के कमरे में छोड़ दिया जाता है कि पीरियड है क्योंकि ये अशुद्ध है, पीरियड है तो ये वाला काम नहीं करना है, पीरियड है तो केयर नहीं करनी है। ये वाली जो भ्रांतियां हैं, हमें इनको खत्म करने के लिए एक पहल करनी है। दूसरा, इसका सीधा ये मकसद है कि हमें एक बेहतर समाज के निर्माण करना है, जिसको हमें यूथ से शुरू करना है। पीरियड की बात हम सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं अपने यूथ के सामने कि पीरियड को हवा ना बनाते हुए, पीरियड को नॉर्मल तरीके से ले कि किसी को भी हो रहा है, लेकिन ठीक है, एक आदमी को कुछ हो रहा है, अगर उसको रेस्ट की जरूरत फील हो रही है तो हम उसे रेस्ट देना कि एक लेक्चर दे कि पीरियड तो सबको होते हैं। अगर उसे लगता है कि उसे एक 20 रुपए के या 25 रुपए के पैकेट की जरूरत है, उसे ला के दे दो। अगर उसको लगता है कि वो कपड़े में कंफर्टेबल है तो ये उसकी चॉइस है, क्योंकि हम लोग किसी को कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। हमारा मकसद है कि हम अपनी जो हेल्थ है इसके प्रति जागरूक हो जाएं, और क्यों हमें अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना है वो समझिए। अपनी साथ साथ यूथ के लिए भी बोलते हैं कि अगर हमारे घर में कोई भी एक इंसान बीमार हो गया किसी भी एक छोटी लापरवाही की वजह से, तो पूरा घर अस्त व्यस्त होता है, पूरा घर डिस्टर्ब होता है, काम डिस्टर्ब होता है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, सब कुछ होता है। एक महिला अगर बीमार हो जाए तो और भी बुरी हालत होती है कि टाइम से खाना नहीं मिलता, साफ सफाई नहीं होती, जो भी हमारे घर का काम है वो सारा रुक जाता है। अगर एक आदमी बीमार है प्रॉब्लम तब भी होती है, लेकिन फिर भी एक महिला हैंडल कर लेती है किसी भी तरीके से। लेकिन अगर एक औरत बीमार है ना, तो आदमी मतलब जो मेल होते हैं हैंडल तो करते हैं, लेकिन ऑफिस, बच्चे, घर, एक जो सीक्वेंस होता है वो कहीं ना कहीं उनका टूट जाता है। तो हम सबके लिए एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं, सबके लिए ये समझाना बहुत जरूरी है कि मेंस्ट्रुएशन को लेकर आप कुछ भी यूज कीजिए, कुछ भी जो आपको लगता हो, बस उसमें हाइजीन का ध्यान रखिए, यानी साफ सफाई बहुत जरूरी है। ये सबको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं कोई भी प्रोडक्ट लाके यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो हमारे घर में जो है हम उसको कैसे बेहतर बना के यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वो हमें सीखना पड़ेगा, वो हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा। बाहर से आके हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये जिम्मेदारियां हमें खुद अपने लिए बनानी पड़ेंगी, अपने लिए सोचना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को सोचना पड़ेगा, मेरे बच्चों को सोचना पड़ेगा कि अगर हमें अपने घर में बीमारियां नहीं लानी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कपड़े में अगर मुझे कंफर्टेबल है तो ठीक है, कपड़ा बेस्ट है, कपड़ा बुरा नहीं है, लेकिन उसमें साफ सफाई कितनी हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट में कितना प्लास्टिक है हमें वो भी नहीं पता है, कि हम प्रोडक्ट के लिए बोल ही नहीं सकते हैं, और हो सकता है वो अफोर्ड ना कर सकते हो। कई बार बाहर से लोग आते हैं, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट देके जाते हैं, बांट के जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग देके जाते हैं, एक बार, दूसरी बार क्या, उसके लिए हम लोग वहां की जिस भी एरिया में हम लोग ये जाकर ये वाला शुरू करेंगे। अभी मेरा इरादा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी हम इसे निकाले, वहां के जितने भी रूरल एरियाज हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज एरिया, हम वहां पे जाके बात करें, वहां की यूथ की, वहां की महिलाओं की बात को सुने, उनकी परेशानियों को देखे। वैसे तो जहां तक मुझे पता है 10 परेशानियां ऐसी सीरियल में है कि लगभग एक जैसी होती है। फिर हम वहां के जो भी वहां का सिस्टम है हम उससे बात करें कि उस पर क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम लोग बाहर वाले लोग,
हम लोग वहाँ की परेशानियां सुन सकते हैं, एक आध बार लेक्चर दे सकते हैं, समझा सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वहीं के लोगों को समझना पड़ेगा और वहीं के सिस्टम को, वहां के लोगों को देखना पड़ेगा। बस हम वहां पे अपने फीडबैक रख सकते हैं, वहां पे अपने लीडर्स का हम लोग चुनाव कर सकते हैं। तो वहां के सिस्टम से हमें ये बात करनी है कि अगर ये परेशानियां आ रही हैं तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कितने कम बजट में, क्योंकि हमें बजट नहीं देखना है, हमें सिर्फ हाइजीन चाहिए, हर एक इंसान की सुरक्षा की हम बात करते हैं। और ये काम जहां तक मुझे लगता है यूथ बेहतर सोचता है। हमने हापुड़ में ये वाला काम शुरू किया, बहुत छोटे स्तर पे किया। अभी मदर्स डे गया बीच में, जिस पर लोगों से मैं एक शो चला रही थी उस समय, दी अचीवर शो। उसमें लोगों का फीडबैक आया कि कुछ यूथ ने बताया कि उनकी मदर को पीरियड्स था, मदर्स डे वाले दिन पीरियड टाइम था, तो उस लड़के ने अपनी मदर को ही गिफ्ट दिया कि अपनी माँ को सारा दिन पीरियड टाइम में काम नहीं करने दिया, टाइम टाइम पे चाय बना के दी, गर्म पानी करके दिया, क्योंकि उसकी माँ के पैरों में स्वेलिंग आ रही थी, मोनोपोज में आने वाली थी शायद, तो उसको साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ नल नहीं होती है कि नल चलाया और पानी आ गया। आज भी हैंडपंप आया था कि हैंडपंप से बाल्टी भरा, उठाया और लेके गया, तो उसने अपनी मदर को वो काम नहीं करने दिया। और उसने सीधा बोला कि अगर उसको ये जानकारी पहले से होती कि किसी भी फीमेल को इतनी प्रॉब्लम्स होती है पीरियड टाइम में, तो उसने कई बार बताया कि कई लड़कियों का उसने कॉलेज में या स्कूल में मजाक उड़ाया, तो शायद वो नहीं करता। और लोगों को भी ये लगा कि पीरियड टाइम में अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें किसी का मजाक उड़ाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर हम अपनी माँ बहनों की इसमें रिस्पेक्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट बोले तो कि हम प्रोडक्ट खरीद कर तो लाकर नहीं दे सकते, ये तो तय है, लेकिन हम उनको काम ना करने दे, वजन ना उठाने दे, तो ये भी हमारी एक रिस्पेक्ट है, हमारी ये जिम्मेदारी है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर हमारा यूथ इस चीज को समझने को तैयार है, तो हमें लगता है कि शायद हम इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे, जिसको लेकर हमने निर्माण किया नई पहल पैड यात्रा, जिसको अभी हम लोग बहुत जल्दी में, अगर एक थर्ड वेव का सुन रहे ना आया तो मार्च अप्रैल से इसे मैं शुरू करने वाली हूँ। मेरे साथ 10 एनजीओ और हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन मोटिव मेरा वही होगा कि हर इंसान तक, मेल फीमेल कोई भी होगा, सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले, कॉन्फिडेंस के साथ में, फिर हमें किसी बाहर वाले की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आएगा और हमें बता के जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अपने घर का, अपने आप का एक जिम्मेदार इंसान हूँ, तो अपने घर के डिसीजन मैं लूँ ना, बाहर वालों को क्यों मैं ये हक दे रही हूँ कि वो आए और मुझे बता के जाए कि घर में कौन सा सामान कहाँ पर होना चाहिए और मुझे कैसे रहना चाहिए। ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, सिर्फ समझाना है। अब वो किस एंगल से लेते हैं ये वो लोग जानते हैं या वो लोग बेहतर समझते हैं, बट मैं इतना जानती हूँ कि आने वाली जनरेशन जल्दी कैच करती है, अच्छे डिसीजन लेती है, लेकिन उनका मोटिवेशन सही है। नई पहल पैड यात्रा, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी गांव कवर करना चाहते हैं, ये तैयारी किस लेवल पे आ गई है आपके पास? क्योंकि इस तैयारी में आपको कई चीजों की जरूरत है, सपोर्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फंडिंग चाहिए ये प्रोग्राम पूरा करने के लिए। तो आप अभी उस जर्नी में कहाँ पे हैं? अभी जितना भी मेरा बात चल रहा है कि फंडिंग का के साथ साथ लोगों को, वॉलंटियर्स की मुझे जो जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ से मैं अपनी टीम लेकर वहां पर बहुत सारे लोगों को लेके नहीं जा सकते हैं जी। तो वहीं के लोगों के साथ मेरा तैयारी चल रहा है कि हम लोग टीम कैसे बनाएंगे, हमें किन किन चीजों की वहां पे जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से हमें करना है, कि प्ले से हम लोग सिखा सकते हैं, गाने से हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो किन लोगों के साथ हमारा होगा, जगह कौन सी होगी, फिर वहां हमें भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां भी हम लोग जितने भी वहां के जो एमएलए वगैरह हैं, विधायक है, सांसद है, हम लोग उनसे भी बात कर रहे हैं। फिर हमें वहां अगर हम लोगों को बुला रहे हैं या उनके बीच में जा रहे हैं तो हम उन्हें देकर के आ रहे हैं। अगर हम वहाँ फीडबैक हमें चाहिए तो सारे गांव के तो हम कांटेक्ट नंबर नहीं रख सकते हैं, तो हम वहां से जो लीडर्स चुनेंगे तो उन लीडर्स को हम लोग वहां पे सम्मानित करके आएंगे, उनको एज ए लीडर हम लोगों को बताएंगे कि ये आपके साथ, हमारे बाद में ये आपके साथ रहेंगे, कोई भी परेशानी होगी तो आप यहाँ पे जुड़ेंगे।
तो उन लोगों को हम कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको हम क्या देकर वापस आएंगे, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा हमारे पास देने के लिए। प्लस मीडिया, कि मीडिया हमारा कितना सपोर्ट करती है। इसमें सबसे मेन रोल होगा मीडिया का, कि जो भी हम कर रहे हैं उसे दुनिया तक अगर हमें दिखाना है तो मेन लीड रोल जाता है मीडिया का। तो उसका भी अभी हमारा संपर्क चल रहा है। अभी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और अभी बहुत सारे लोगों का जुड़ना बाकी है। प्लानिंग रोज होती है, फिर कुछ नया आता है, फिर हम इसमें कुछ नया जोड़ देते हैं, फिर प्लानिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अभी लर्निंग प्रोसीजर में भी हमारा है, बट बहुत जल्दी हम इसे करेंगे। कई महीनों की तैयारी के बाद एक परफेक्ट तैयारी के साथ हम फील्ड में आएंगे, चाहे थोड़ा लेट हो लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा कि इसकी शुरुआत हम लोग दिल्ली से कर चुके हैं। अभी 25 तारीख को दिल्ली में मैंने इसको लॉन्च किया था, नई पहल पैड यात्रा 10 एनजीओ के साथ में। अच्छा। तो वहाँ हमारी पूरी टीम रही थी। तो इसको हमने छोटे स्तर पे किया, लेकिन इसको लॉन्च किया कि हम लोग आज यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं। आगे बड़ी प्लानिंग के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा, लेकिन छोटे एरियाज में हम लोग कर रहे हैं। जैसे हापुड़ में मैं जगह जगह पे इसे करने की तैयारी कर रही हूँ कि लोगों को एक नाम याद रहे, नई पहल पैड यात्रा में हम ये वाले काम करने वाले, ताकि जब हम यहाँ से वॉलंटियर्स निकाले तो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि हम ये वाला काम करने वाले हैं। क्योंकि कई लोग बात बताने से हमारे समझ जाते हैं, लेकिन कई लोगों को डेमो की जरूरत होती है कि अगर हम यहाँ से बच्चों को लेके जाएंगे तो उनके पेरेंट्स से बात करना जरूरी है। तो उनके पेरेंट्स के साथ हम लोग ये वाला गांव में जाके जब हम ये वाली बात करते हैं, इस बारे में हम बताते हैं, तो बहुत लोगों को क्लियर भी है, समझ में भी आता है। तो उनके साथ ये काम हमारा चल रहा है। बाकी जितनी भी मेरी टीम इसमें काम कर रही है वो सब इसमें लगी हुई है कि अपने अपने एरिया में वो ये वाला काम अभी नई पहल पैड यात्रा को लेकर शुरू हो चुका है, लेकिन छोटे स्तर पे। इसे अभी बड़े स्तर पे करने के लिए हमारी प्लानिंग चल रही है। वैसे मैं बता दूं कि ऑस्कर विनर के साथ साथ मुझे पैड वुमन के नाम से भी आज जाना जाता है, और मैं कई जगह से एज ए ब्रांड एम्बेसडर मैं जुड़ी हूँ। मैं यूएसए के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ 2020 में। तो अभी हाल फिलहाल में मैं एनसीडब्ल्यूडीसी की ब्रांड एम्बेसडर प्लस नेशनल चेयरपर्सन के रूप में मैं काम कर रही हूँ। और मेरा अपना एक एनजीओ है अनबर केयर फाउंडेशन, जिसमें मैं नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में मैं काम करती हूँ। और ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जो मेरे साथ जुड़कर इसमें जैसे भी वो सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली या प्रोडक्ट को लेकर, वॉलंटियर यूथ को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर जो भी हमारे काम में शामिल होता है, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस पर आगे काम करने के लिए तैयार। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात और सबसे बेहतर चीज ये है कि लोग इस चीज को समझ रहे हैं, अपने आप आगे आ रहे हैं। और खासकर मेल, मतलब हम ऐसा कहते हैं कि पितृसत्ता समाज में आज भी पुरुष प्रधान है, ठीक है, लेकिन हर पुरुष गलत है, ये गलत। ऑस्कर वुमन, ऑस्कर विनर, पैड, और इसके आगे आप पैड यात्रा आपकी और भी बड़ी हो और आप पैड यात्रा के जरिए ज्ञान का प्रसाद देश भर में लेकर जाएं, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। अब जो आपने पहला सपना आपका बोला था कि रोजगार लाना है हापुड़ में, तो ये किस प्रकार का रोजगार लाना चाहती हैं आप इंडस्ट्री लाना चाहती हैं, आप कुछ हैंडलूम में काम करना चाहते हैं, कितने लोगों के लिए, कितनी महिलाओं के लिए ये करना चाहती हैं? ये जो मैंने आपको पहला बताया कि मैं एक रोजगार हापुड़ में लाना चाहती हूँ, तो पूरे हापुड़ की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। हापुड़ में 4 ब्लॉक आते हैं, मैं चारों ब्लॉक की बात कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि पैड यात्रा, तो हम लोग एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का मैं सोच रही हूँ, मेरी बात भी हो रखी है बहुत लोगों से, हम उसे लगाना चाहते हैं लेकिन ऑर्गेनिक, जिसमें प्लास्टिक ना हो, बायोडिग्रेडेबल पैड जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी कोशिश है। उसके 2 मोटिव है, एक मशीन पूरा हापुड़ कवर करेगी, दूसरा अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारी जमीन को भी नुकसान नहीं जी, क्योंकि प्लास्टिक हमारी जमीन को भी बन जाए और हमारी हेल्थ को भी वो खराब करते हैं। तो इस पैड यात्रा से हमें जो बेनिफिट है वो एक तो अवेयरनेस फैलाना तो है ही, दूसरे हम उन लोगों से भी कांटेक्ट करते हैं जो इसमें हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कि जो भी वो इसमें सपोर्ट करना चाहे, कि इस रोजगार को लगाने में वो जो भी हमारी मदद करना चाहे। क्योंकि हम एक पैड का जो हमने शुरू किया था और हमने सुना उसके बारे में कि पैड गंदा है, नहीं बनाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भ्रांति अभी तक है।
हमारे एरिया के लोग मजबूरी लगाइए या खुशी लगाइए कि ऑस्कर हो गया तो उन्होंने मान लिया, लेकिन बाकी लोग अभी वहीं के वहीं हैं। वो उनकी सोच आज भी वही है, तो पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ ना। वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि शायद आज वो बोल नहीं पा रहे। टचवुड के आज मुकाम थोड़ा सा ऊंचा हो गया मेरा, एक आयरन लेडी, एक वुमन के नाम से आज मुझे जाना जाता है। मतलब एक फोन काफी होता है मेरा। पहले बहुत चप्पलें घिसनी पड़ती थी, 50 बार जाना पड़ता था, तब भी लोग शायद मेरी बात नहीं सुन रहे थे। आज एक फोन करना काफी होता है कि मैडम फोन क्यों किया, एक मैसेज छोड़ देते, हो जाता काम। शायद लोगों को डर भी है कि उस चक्कर में वो नहीं कह पा रहे, लेकिन सोच नहीं बदला है, तो अभी शायद हमारा मकसद अनकम्प्लीट है। तो इसलिए मुझे इसी काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरे नाम के साथ पैड वुमन लग गया है, इसको लग गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी इस पर काम करना बाकी है। इसलिए मैं एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन अपने हापुड़ के लिए लाना चाह रही हूँ, जो कि पूरा हापुड़ कवर करेगा। और हम लोग बायोडिग्रेडेबल पैड बनाना इसमें चाहते हैं, ताकि हमारी जमीन और हमारी हेल्थ दोनों सेफ रहें, और हम लोग आर्थिक और फाइनेंस, मतलब आर्थिक और हेल्थ दोनों तरफ से हम लोग सुरक्षित रहें, और एक सशक्त नारी के साथ साथ सशक्त समाज की जो हम बात कर रहे हैं उसे हम सच में बना सके, सिर्फ हवाओं में बात ना करें। तो उसके लिए काम हमें जमीन से करना पड़ेगा। इसलिए ये वाला रोजगार मैं अपने हापुड़ में लाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं जोर शोर से काम कर ही रही हूँ। पैड यात्रा और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे सिक्के के एक पहलू कि पैड यात्रा के साथ साथ हम पैड बनाना भी उसे चाहते हैं कि हम इसे देश के हर कोने में पहुंचा सके कि ये बायोडिग्रेडेबल है, और इसे यूज करने से हमारी हेल्थ खराब नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्लास्टिक, ये वाला काम हम अपने हाथों में करना चाहते हैं। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट की पैड की आप बात कर रहे हैं और इसकी मशीन की बात कर रहे हैं, ये क्या अब एक एडवांस्ड मुकाम पे है? हाँ, अभी इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी प्रोसीजर अभी चल रहा है इसका, क्योंकि लॉकडाउन 2 बार आके जा, और थर्ड का हम लोग अभी सुन रहे हैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट अभी थर्ड का भी समझ में आ रहा है कि शायद आ जाए या नहीं आए। इससे काम के ऊपर बहुत डिस्टर्ब हुआ ना। अब तक हम पैड यात्रा को, अभी अगर अब लॉकडाउन नहीं होता तो आज मैं आपको शायद ये बता रही होती कि हम कर चुके या हमने इतना कर दिया। बट दिक्कत क्या होता है ना कि भीड़ इकट्ठा करने से पहले या हमें भी कहीं जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि हमें वहां की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर अपने से ज्यादा हमें लोगों की केयरिंग होती है कि अगर किसी एक को भी कुछ हो गया तो दिक्कतें दुगनी हो जानी है। इतना अच्छा हमारा काम होगा नहीं जितना हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अभी 1.5 साल से तो कुछ भी नहीं हुआ है सिवाय प्लानिंग के। 18 महीने हो गए हैं, तो ये 2021 तो पूरा ही गया, अभी आप समझिए 2020 से सब कुछ चल रहा है। तो अभी इस पर सिर्फ प्लानिंग है, रोज एक नई प्लानिंग हम करते हैं, रोज एक बेहतर हम लोग प्लानिंग करते हैं। पर देखिए 2022 तक हम इसे कैसे कर पाते हैं वो भी हम लोग सोच रहे हैं। ये जो सारा काम आप कर रहे हैं और जिसमें बहुत बड़ा सपोर्ट आपके पति का है, एक बहुत निष्पक्षता से, निस्वार्थ से, स्वार्थहीन तरीके से हो रहा है। और हालांकि ये शुरू जरूर आपके स्वार्थ और आपकी तकलीफ से हुआ था, लेकिन आज इसने एक नया रूप ले लिया है। ये स्वार्थहीन होने का आपके आध्यात्मिक जीवन से भी इसका कोई रिलेशनशिप है क्या? देखिए, जब मैंने काम शुरू किया तो अपने लिए, मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए जरूरतें थी और मैं हाथ फैलाना नहीं चाहती। कुछ टाइम बाद वो जरूरतें खत्म हो गई। जब मैं एनजीओ से जुड़ी तो मैं अच्छा खासा काम करती थी, दिल्ली थी। लैंग्वेज मेरी, मैं प्रॉपर हिंदी में बात करती हूँ, यहाँ की तो खड़ी बोली है। तो यहाँ की जितनी भी टीम थी उसमें मैं सर्वगुण संपन्न थी कि मैं किसी से भी जाके हिंदी में बात कर सकती हूँ। अगर हापुड़ में से किसी को चुनना है किसी भी ट्रेनिंग के लिए, किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, तो मुझे चुना जाता। तो डेफिनेटली अपने सीनियर से भी मैं आगे निकल गई। मैं एज अ कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं काम कर रही थी, और सबसे बुरी बात ये थी टीम की नजरों में कि ओनली 10th पास कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे साथ जुड़ गई है, तो एक ज्वेलसी भी थी। फिर उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस पे काम करना शुरू किया तो पैसों की जरूरत थी। लेकिन फिर ये था कि एक टाइम जब मेरे साथ ऐसा गुजरा कि मेरे पास पैसे तो थे ही नहीं, लेकिन मुझे भी तो किसी ने कहीं ना कहीं से सपोर्ट किया। स्कूल वालों ने मुझे 10th पास थी फिर भी मुझे रख लिया कि चले ठीक है हम आपको 700 रुपए देंगे।
फिर धीरे धीरे उन्होंने जब मेरा काम देखा तो मुझे गाइड भी किया, आगे भी नहीं। तो सेम था मेरे साथ में कि जब मुझे किसी ने सपोर्ट किया आगे बढ़ने में, तो क्यों ना हम लोगों को। तो आई थिंक मुझे फिर मेरी फाइनेंशियली जो कंडीशन थी वो एक हिसाब से कंप्लीट थी। वैसे तो आप कितना भी कमाई कम नहीं होते हैं, लेकिन 2 टाइम की दाल रोटी बहुत इजीली मतलब हमें मिल रहा था। मेरे हस्बैंड भी उसके बाद जॉब करना शुरू किए, मैं भी काम कर रही थी, बच्चे भी छोटे थे और मतलब हमारे खर्चे बड़े लिमिटेड हैं। तो मुझे लगा कि जितना हम लोग फैसिलिटीज को चाहेंगे उतने ही हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। आज मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकती हूँ, लेकिन ये तो मुझ तक सिमट गया, लोगों तक कहाँ पर। तो अगर हम किसी को दे नहीं सकते हैं ना कुछ भी, कोई बात नहीं है, निस्वार्थ हम लोग काम तो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर काम करनी शुरू, जहां से मुझे लगता है मैं काम करती हूँ, मैं आज भी काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि पैसे इंसान के लिए जरूरी नहीं है, इंसान होना बहुत। कि अगर आप किसी के साथ कभी भी अच्छा करोगे ना, तो वो अच्छाई हमेशा आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, हमारे काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। लेकिन कभी भी किसी के साथ अगर हम बुरा करते हैं ना, तो शायद अंदर से मन बड़ा गंदा सा होता है कि हमने इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर दिया। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि इंसान जब चाहे जहां से चाहे पैसे कमा सकता है, लेकिन इंसान को नहीं कमा सकता। इंसान अगर एक बार मर गया या नजरों से गिर गया, एक ही बात होती है, अगर गया मतलब गया। यानी हमें कमानी चाहिए, अगर हम कमा सकते हैं तो किसी की नजरों में अपने लिए इज्जत बनाइए, ताकि आज हम हैं कल ना रहे, हमारी वो रिस्पेक्ट रह जाए। पैसे किसी के साथ नहीं जाती, इज्जत हमेशा रहे। तो लोग पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी की नजरों में हम कर सकते हैं तो अपने लिए ऊपर उठने का एक जो जरिया होता है उसे करें। हम किसी की नजरों में अपने लिए रिस्पेक्ट बन काम करें, रिस्पेक्ट लोग शायद करना शुरू करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि खरोच के लानी पड़ती है, तो मैं अड़ी रही हूँ, जिद्दी हूँ, क्या करूँ। तो वो भी मैंने किया। और अगर आपको मैं इसका एक एग्जांपल दूं कि बीच में कोरोना टाइम में मुझे बुखार हो गया था, कोरोना में था। तो जो महिलाएं 100 रुपए रोज कमाती हैं, सोचिए अगर आज वो काम पर नहीं गई हैं तो उनके घर में शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। वो एक दिन की छुट्टी करके ग्रुप में मुझसे हॉस्पिटल में गई। सोचिए मेरे लिए कितने रिस्पेक्ट की बात। मतलब वहां मुझे लगा कि मैंने सच में अपनी जिंदगी में कुछ कमा लिया। लोग कुर्सी छोड़ देते हैं मुझे देख के, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो झक मार के कर रहे हैं कि मेरा नाम है तो वो कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने मुझे उस समय कहा था, जब मेरी जरूरत थी, जब मैं काम कर रही थी, जब लोग कुछ भी मेरे लिए मुंह उठा के बोलते थे, उस समय जब मुझे सपोर्ट मिल रहा था जिन लोगों का, मैं उन लोगों के आज भी साथ हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी रिस्पेक्ट आज भी करते हैं। इसलिए हम लोगों को शायद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे हस्बैंड, मैंने जैसा बताया, सूझे हुए इंसान है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अर्निंग नहीं हो रहा है तो काम नहीं करना है, वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। मैं आज भी बोलूँ कि मुझे ये वाला काम करना है और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, बोले तो एटीएम से नहीं। पूरे कोरोना में मैंने काम किया, मैं और मेरे दोनों बच्चे। हेल्थ कैंप लगाए हम लोगों ने, कोरोना टेस्टिंग किया, 12-12 दिन का, एक बार 12 का लगाया, एक बार 15 दिन का मैंने कैंप लगाया। फुल कोरोना चल रहा था गाँव में। हम लोगों ने कोविड, कुमार विश्वास जी के साथ मिलकर कोविड कैंप लगाया, फ्री दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की, इमरजेंसी किट बांटा, थर्मामीटर दिया, कफ सिरप दिया, हमने प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किया, पैड के पैकेट भी हम लोगों ने बांटे हैं, टेस्ट भी हम लोगों ने किए, घर घर जाके हम लोगों से मिले। जो लोग दाढ़ी मजदूर होते हैं, जो ये लेबर बोलते हैं जिनको, हम लोगों ने घर घर से, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, हमने यहाँ से कपड़े लिए और उनको जाके कपड़े बांटे। स्टेशनरी का सामान मैंने, स्कूलों में जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी तो शिक्षा बिल्कुल ही रुक गई। तो जो वहाँ के थे वो 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे हमने उन्हीं लोगों से इसलिए कराया कि उनको ये एहसास रहे कि पैसे दिए इसलिए अपने बच्चे हमें भेजने चाहिए। फ्री में किसी के लिए काम करो तो शायद उसकी अहमियत को नहीं समझता है। तो वो पैसे हमने इकट्ठे करके उस टीचर को दिए, 200-250 रुपए, और कहा कि 1 घंटे की क्लास आप इन बच्चों के साथ ले लिया करो, लेकिन वहीं के लोगों को। तो वहां हमने स्टेशनरी का सामान दिया, बैग भी दिए बच्चों को, खाने का सामान नहीं दिया क्योंकि उस समय खाने में कोरोना का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो रिस्क भी हम लोग नहीं ले सकते थे। हम लोगों ने कांटेक्ट किया कि जो भी मेरे जितने भी कांटेक्ट में अच्छे लोग थे, किसी का बर्थडे, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी, किसी के घर में कोई भी ओकेशन है, तो हमने उनसे कहा कि ये ओकेशन आप हमारे बच्चों के साथ कीजिए ना, या हमारे उन लोगों के साथ कीजिए जो आप बर्थडे में आप खर्च करते, अब तो आप कर नहीं पाएंगे, तो ये पैसे आप इस जगह पे लगा दीजिए। तो वो पुलिंग का काम हम लोगों ने किया कि वहां से हम लोगों ने उठाया और दूसरी जगह पे हमने उनसे पहुंचाया कि उनकी जो जरूरत का सामान था, आटा दाल चावल हमने किसी को नहीं दिया, स्टेशनरी का सामान दिया, अगर कपड़े नहीं थे तो कपड़े दिए,
पैड के पैकेट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, दवाइयां हम लोगों ने पहुंचाई वहां तक, खुद ने हम लोगों ने कैंप लगाया, अवेयरनेस लगातार हम लोग इसमें करते रहे। तो कोरोना में जो अपना था वो भी गया, लोगों से कांटेक्ट करने में भी गया। तो इस पर कभी भी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा, मेरे घर से तो नहीं उठा कि बस अभी बहुत हो गया है, अभी खत्म करो। एक टाइम बाद मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि अभी बहुत हो गया है, अभी थोड़े दिन घर बैठना चाहिए, तो वो अपने आप को रियलाइज हुआ, उनकी तरफ से कभी नहीं आया। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा अध्यात्म है, ये समझा मैंने आपकी बात। सुमन जी, और कुछ पार्ट 2 आपके साथ जब करूंगी, जब मैं अपनी पैड यात्रा लॉन्च करूंगी, उस समय मैं आपके साथ जरूर आके बहुत खूब, और शायद मैं चाहूंगी कि आप उस समय हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ जुड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ कुछ लोकेशंस पे भी चल सकूं, बिल्कुल, आपके साथ वहां पे बात कर सकूं। जरूर जरूर, मेरा सौभाग्य रहेगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी कि आपने इतना वक्त निकाला बात करने के लिए। धन्यवाद इसका कि आप ये सिलसिला जारी रखने के लिए सहमत है। तो मैं आपको परेशान करता रहूंगा और आपसे पैड यात्रा में हम अलग अलग बातें करते रहे। थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू वेरी वेरी।